हेलो डियर सी इंटर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, सी इंटर में 2025 एग्जाम्स के लिए सारे के सारे नॉर्मल एमसीक्यूज का हमने कंपाइलेशन करके आपको ऑलरेडी बुक शेयर कर दी है। इस वाले वीडियो में हम आपके साथ उसका डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, मैक्सिमम 1.5-2 घंटे की वीडियो होगी और आपके सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। अच्छा, इस वाले बुक को साहब जरूर से इसका प्रिंट आउट करवा लें। डू गेट द प्रिंट आउट ऑफ दिस बुक। और ये जो बुक है साहब, ये मई 25 एग्जाम के लिए एक्सक्लूसिव इसलिए है क्योंकि सितंबर 25 एग्जाम के लिए डियर आपको पता है आईसीआई जो है वो फर्दर आरटीपी इशू करेगा, प्लस 2 एमटीपी इशू करेगा। तो उस आरटीपी में और दो जो अलग से जो एमटीपीज आएंगे उसमें मुझे लगता है 3-4 नॉर्मल एमसीक्यूज और होंगे, तो वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो जिन बच्चों के एग्जाम्स हैं सितंबर में, उनके लिए ये वाली बुक के एमसीक्यूज और फर्दर जो 2-3 नए एमसीक्यूज आईसीआई शेयर करेगा वो हम आपके साथ और शेयर कर देंगे। वो एमसीक्यूज भी आप देख लेना। तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मई 25 के लिए रेलेवेंट नहीं है। जिन बच्चों के मई 25 में, सितंबर 25 में या जैन 26 में जिन बच्चों के एग्जाम्स हैं, उनके लिए ये बुक रेलेवेंट है और उनके लिए ये वाली वीडियो रेलेवेंट है। जैसे कि हमने आपको बताया कि अभी तक के सारे एमटीपी, आरटीपी वगैरह और पीओएस पोर्टल के सारे एमसीक्यूज कवर्ड हैं। और रिमेनिंग जो भी नए एमसीक्यूज, आरटीपी या एमटीपी जो अलग अलग अटेम्प्ट्स के लिए होंगे, उसके जो भी एमसीक्यूज होंगे वो भी हम आपके साथ कंपाइल करके, मुझे लगता है 3-4 एमसीक्यूज होंगे, वो भी हम आपको शेयर कर देंगे। अच्छा, तो सर इसमें कौन से एमसीक्यूज हैं डियर? इसमें है नॉर्मल एमसीक्यूज, केस सिनेरियो एमसीक्यूज की बुक प्रिपेयर हो रही है, वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे और कोशिश करेंगे कि उसका वीडियो भी आपके साथ हम लेकर आ जाएं। चले, आगे बढ़ने से पहले साहब वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हाँ, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको आपकी चीजें, जो काम की चीजें, वो हम शेयर करते रहते हैं। अच्छा, जल्दी से आगे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आप सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन एग्रीकल्चरल इनकम। जल्दी जल्दी, आपका टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे। For the assessment year 25-26, Mr. Rajesh, a resident, earns income of 12 lakh from sale of coffee। ध्यान दीजिएगा, किससे ये इनकम अर्न कर रहे हैं? कॉफी से। अच्छा, ग्रोन एंड क्योर्ड इन इंडिया। डियर, आगे बढ़ने से पहले मैं जल्दी से आपको इसका एक रेलेवेंट इसका प्रोविजन बता दूं। हमने ना सब कुछ रेलेवेंट प्रोविजन वगैरह सब कुछ मार्क करके रखा हुआ है ताकि हमें मिनिमम टाइम लगे और हम मैक्सिमम आउटपुट लेकर आ सके। अच्छा, रूल 7B के हिसाब से साहब, अगर आप इंडिया में कॉफी को ग्रो करके, क्योर करके सेल करते हैं, मतलब ग्रोन एंड क्योर्ड, तो टैक्सेबल पोर्शन है 25% पीजीबीपी की तरफ से टैक्स होगी और 75% एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 होगा। अच्छा, अगर आप कॉफी को ग्रो करते हैं, क्योर करते हैं, रोस्ट करके ग्राउंड करने के बाद सेल करते हैं, तो टैक्सेबल पोर्शन अंडर द हेड पीजीबीपी इज 40% और एग्जेम्प्ट पोर्शन इज 60%। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो क्या रहा है, राजेश जो है साहब वो 12 लाख रुपए अर्न करते हैं। तो 12 लाख रुपए किससे अर्न करते हैं? सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड इन इंडिया। अच्छा, तो इसका मतलब राजेश के लिए 12 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 25% टैक्सेबल है। तो 12 लाख का 25% बोले तो 3 लाख रुपए। आर यू गाइस गेटिंग? अच्छा, जो कि मिस्टर गणेश है वो भी रेसिडेंट हैं और वो अर्न करते हैं 25 लाख फ्रॉम द सेल ऑफ कॉफी ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय हिम इन इंडिया। आपको ध्यान देना है साहब, इंडिया में होना चाहिए। अगर आप इंडिया के बाहर कॉफी को ग्रो कर रहे हैं तो वो 100% टैक्सेबल इनकम है अंडर द हेड पीजीबीपी, फिर वहां पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। और चूंकि दोनों इंडिया में है, देन एग्जम्पशन विल बी अप्लाई, मतलब टैक्सेबल पोर्शन अलग होगा और एग्जाम पोर्शन इसमें भी आएगा। अच्छा, पर जो गणेश साहब वो चूंकि कॉफी को ग्रो करते हैं, क्योर करते हैं, रोस्ट करते हैं और ग्राउंड करके सेल करते हैं, मतलब बहुत सारी ये मार्केटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए जो टैक्सेबल पोर्शन होगा वो बढ़ जाएगा और 40% टैक्स होगा। तो गणेश के लिए 40% बोले तो साहब 25 लाख का 40% बोले तो 10 लाख रुपए टैक्स होगा। अच्छा, क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द बिजनेस इनकम चार्जेबल इन इंडिया फॉर राजेश एंड गणेश? तो 3 लाख और 10 लाख, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए बी। अच्छा, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम बिल्डिंग सिचुएटेड इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ एन एग्रीकल्चरल लैंड नॉट असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू वुड बी ट्रीटेड एज एन एग्रीकल्चरल इनकम इफ सच लैंड इज सिचुएटेड इन। डियर फ्रेंड्स, एग्रीकल्चरल इनकम में अगर आपके पास फार्म बिल्डिंग से कोई इनकम आ रही है, वो भी एग्रीकल्चरल इनकम मान के उसका भी आप सेक्शन 10(1) में एग्जेम्पशन ले सकते हैं। इसके लिए 2 एसेंशियल कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है साहब कि आपका जो फार्म बिल्डिंग है उसका यूज क्या हो रहा है, उसका यूज क्या हो रहा है। फार्म बिल्डिंग का यूज होना चाहिए फॉर द स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या फिर यूज एज अ ड्यूलिंग बाय द कल्टीवेटर और द रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। ठीक बात है। अच्छा, तो ये तो बात हो गई कि उसका यूज क्या हो रहा है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि साहब उस फार्म बिल्डिंग की लोकेशन क्या है। फार्म बिल्डिंग की लोकेशन होनी चाहिए इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड है उस एग्रीकल्चर लैंड में ही वो फार्म बिल्डिंग एक तरह से सिचुएटेड होनी चाहिए या उसकी इमीडिएट विसिनिटी में होनी चाहिए। और दूसरा
सर एग्रीकल्चरल लैंड कहाँ पे होना चाहिए? एग्रीकल्चर लैंड शुड बी इन द रूरल एरिया। रूरल एरिया मींस एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर एग्रीकल्चरल लैंड जहां पे वो फार्म बिल्डिंग सिचुएटेड है, इफ दैट एग्रीकल्चरल लैंड इज सिचुएटेड इन एन अर्बन एरिया या फिर क्लोज टू अर्बन एरिया, तो आपको एग्जेम्पशन कब मिलेगी? यदि वो एग्रीकल्चरल लैंड असेस्ड है टू द लैंड रेवेन्यू या सब्जेक्ट है टू द लोकल रेट्स। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है मींस अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड है अर्बन एरिया और क्लोज टू अर्बन एरिया, और यदि वो लोकल रेट्स या लैंड रेवेन्यू के सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि लोगों ने साहब बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बना दिए थे ये बोलते हुए कि ये तो एग्रीकल्चरल लैंड पे बना है और ये फार्म हाउस है, तो हमें शॉपिंग मॉल का पूरा रेंटल इनकम एग्जम्प्ट दे दो अंडर सेक्शन 10(1). तो हमने कहा साहब ऐसे नहीं चलेगा। तो अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एरिया या क्लोज टू अर्बन एरिया है तो वो असेस्ड होना चाहिए टू द लैंड रेवेन्यू या फिर सब्जेक्ट होना चाहिए टू द लोकल रेट्स, तो ही एग्जेम्पशन मिलेगी। हाँ, अगर वो रूरल एरिया में है तो अगर वो एग्रीकल्चर लैंड असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू नहीं है या सब्जेक्ट टू लोकल रेट्स नहीं है तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा वो क्या रहा है, वो ये रहा है साहब। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम फार्म बिल्डिंग सिचुएटेड इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ एन एग्रीकल्चर लैंड। तो इसका मतलब पहला कंडीशन जो लोकेशन है उसका पहला कंडीशन तो पूरा हो गया। पहला कंडीशन क्या बोलता है कि दैट फार्म हाउस शुड बी इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड, सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन व्हिच गॉट सैटिस्फाइड। बट साहब वो एग्रीकल्चर लैंड कहां होना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, लैंड के बारे में इन्होंने कहा है कि जो लैंड है वो असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू नहीं है। तो इसका मतलब वो अगर आप इसको एग्रीकल्चरल इनकम की तरह से क्लेम करना चाहते हैं तो वो एग्रीकल्चर लैंड कहां पे नहीं होना चाहिए? अर्बन एरिया या क्लोज टू अर्बन एरिया नहीं होना चाहिए। अगर वो एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एरिया या क्लोज टू अर्बन एरिया हुआ तो उससे जो फार्म हाउस से जो इनकम आएगी वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं हो। अच्छा, तो सर अर्बन एरिया क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, अर्बन एरिया का मतलब ऐसा एरिया जिसकी कोई म्युनिसिपैलिटी के जो दायरे में आता है और जिसकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है, सो दैट इज कॉल्ड अर्बन एरिया। और क्लोज टू अर्बन एरिया मतलब पॉपुलेशन अगर म्युनिसिपैलिटी के 10,000 से लेके 1 लाख तक है तो 2 किलोमीटर तक मींस फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटी 2 किलोमीटर तक अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड है देन इट इज क्लोज टू अर्बन एरिया। और एग्रीकल्चरल इनकम हम उसे तभी मानेंगे फार्म हाउस की यदि वो एग्रीकल्चरल लैंड असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू या फिर सब्जेक्ट टू लोकल रेट्स होगा, या फिर अगर वो फार्म जो आपका मतलब म्युनिसिपैलिटी है अगर उसकी पॉपुलेशन अगर 1 लाख 1 से लेकर अगर 10 लाख तक है तो 6 किलोमीटर तक, और अगर 10 लाख से ज्यादा है तो 8 किलोमीटर तक के दायरे में अगर वो लैंड सिचुएटेड है देन इट मस्ट बी असेस्ड टू लोकल रेट्स और सब्जेक्ट टू लोकल टैक्सेस। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा साहब कि ये तो असेस्ड टू लोकल रेवेन्यू नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा लैंड तो मतलब कौन सा लैंड आपका क्वालिफाई करेगा टू बी एन एग्रीकल्चरल इनकम? उसका जो फार्म हाउस है कि सर वो एग्रीकल्चर लैंड जो अर्बन एरिया या क्लोज टू अर्बन एरिया ना हो। ठीक बात है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा है इन एन एरिया मींस एग्रीकल्चर लैंड आपका कहां पर है? इन एन एरिया जो है 3 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ अ म्युनिसिपैलिटी, और उस म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 80,000 है। ध्यान दीजिएगा डियर, अगर म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख तक है तो 2 किलोमीटर तक सिचुएटेड एग्रीकल्चरल लैंड भी क्लोज टू अर्बन एरिया है, और एग्रीकल्चरल इनकम होने के लिए इट मस्ट बी असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू और सब्जेक्ट टू लोकल रेट्स। बट चूंकि साहब ये 3 किलोमीटर में सिचुएटेड है मतलब 3rd किलोमीटर में सिचुएटेड है, इसलिए ये ना तो अर्बन एरिया हुआ ना क्लोज टू अर्बन एरिया हुआ। मतलब ये जो लैंड है ये एक ऐसे एरिया में सिचुएटेड है विच इज अ रूरल एरिया, और रूरल एरिया में होने की वजह से इवन इफ दिस एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू, आपका जो फार्म हाउस अगर इस लैंड की इमीडिएट विसिनिटी में है तो इससे जो इनकम आएगी साहब वो एग्रीकल्चरल इनकम होगी। सो दिस वुड बी एन एग्रीकल्चरल इनकम। तो सर ये तो फिर पहले में ही आ गया। अच्छा, कुछ और ऑप्शंस देख लें। एन एरिया विद इन 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ 12,000, अगर साहब म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख तक है तो 2 किलोमीटर तक के दायरे में जितने भी एग्रीकल्चर लैंड होंगे वो सारे के सारे क्लोज टू अर्बन एरिया हो गए मींस अर्बन एरिया हो गए, और वो एग्रीकल्चरल इनकम तभी बनेंगे if that land is assessed to local to land revenue or subject to local rate। तो साहब ये नहीं हुआ, फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? अच्छा, The Gupta HUF in Maharashtra comprises Mr. Harsh, his wife Nidhi, his son Deepak, and his daughter-in-law Dipti. अच्छा, his daughter-in-law Dipti, his daughter Preeti, and his unmarried brother Gautam. अच्छा, which of the members of the HUF are eligible for co-participation? Dear friends,
एचयूएफ में को पार्टनर राइट्स किसको किसको मिलता है साहब? दी कर्ता ऑफ दी एचयूएफ, वो तो एचयूएफ का माई बाप होता है, उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, कर्ता को साहब जो है वो को पार्टनर राइट मिलेगा। जितने भी मेल मेंबर्स हैं उन हर किसी को को पार्टनर राइट्स मिलेगा। तो सर फीमेल के साथ भेदभाव क्यों? जितने भी फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैं जो उसी फैमिली में पैदा हुए थे, वो भी को पार्टनर राइट्स के लिए एलिजिबल है। मतलब डॉटर भी एलिजिबल है, सिस्टर भी एलिजिबल है, और बस हो गया, डॉटर और सिस्टर भी एलिजिबल है। तो सर एक बात बताओ, ऐसे कौन से फीमेल मेंबर्स हैं जो फैमिली में बाहर से आके ज्वाइन करते हैं? वाइफ बाहर से आके ज्वाइन करती है और बेटे की बहू मतलब डॉटर इन लॉ बाहर से आके ज्वाइन करती है। तो साहब मिस्टर ए ने लेट्स से मिस ए से शादी कर ली, तो मिस ए जिस फैमिली की होंगी वो वहां के को पार्टनर राइट से बिलोंग करेंगी, क्योंकि वो मिस ए जो है वो मिस्टर ए की फैमिली में बाहर से आके ज्वाइन कर रही हैं। सो मिस ए कैन नॉट डिमांड को पार्टनर राइट्स इन मिस्टर एज एचयूएफ। वो जहां जो मिसेस ए का जो हम कह सकते हैं जो फादर का जो घर है वो वहां की को पार्टनर राइट्स के लिए एलिजिबल है। ठीक बात है। द सेम थिंग इज विद द डॉटर इन लॉ। तो लेट्स से मिस्टर ए के सन है मिस्टर बी, तो मिस्टर बी की जो वाइफ होंगी वो अपनी फैमिली की को पार्टनर राइट्स को डिमांड करेंगी, ना कि मिस्टर बी की फैमिली से, क्योंकि वो बाहर से आई है। ठीक बात है। तो ध्यान दीजिएगा। तो सर एक बात बताओ, फिर यहाँ पे कौन कौन से लोग को पार्टनर्स के लिए एलिजिबल हैं? तो मिस्टर हर्ष तो होंगे। अच्छा, इनकी वाइफ निधि ये नहीं होंगी क्योंकि ये बाहर से आके फैमिली ज्वाइन करती है। इनके सन दीपक भी होंगे। इनकी डॉटर इन लॉ मतलब बेटे की वाइफ, तो ये भी नहीं होंगी बिकॉज शी इज ज्वाइनिंग फ्रॉम आउटसाइड। अच्छा, हिज डॉटर प्रीति, तो साहब ये भी होंगे। और अनमैरिड ब्रदर गौतम, ये भी होंगे। तो कौन कौन से लोग को पार्टनर के लिए एलिजिबल है साहब? हर्ष एलिजिबल है, दीपक एलिजिबल है, अच्छा प्रीति एलिजिबल है और गौतम एलिजिबल। तो ये 4 लोग एलिजिबल, हर्ष, गौतम, दीपक, प्रीति। हमारा करेक्ट ऑप्शन बी होना चाहिए। अच्छा, आगे आते हैं। फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 मिस्टर हरि, रेसिडेंट इंडियन, अर्न्स ₹10 लाख फ्रॉम द सेल ऑफ रबर। ध्यान दीजिएगा साहब, जैसे रबर का शब्द आएगा आपको याद आना चाहिए रूल 7A, और रूल 7A कहता है इन द केस ऑफ रबर, अगर आप रबर को इंडिया में मैन्युफैक्चर करके सेल करके अगर रबर के प्रोड्यूस सेल करते हो तो साहब 35% टैक्सेबल पोर्शन है और 65% एग्जेम्प्ट पोर्शन है। अच्छा, तो आपने साहब 10 लाख रुपए अर्न किया फ्रॉम द सेल ऑफ रबर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रबर प्लांट ग्रोन इन इंडिया। अच्छा, तो ये इससे 10 लाख रुपीस का 3.5 लाख रुपए पीजीबीपी की तरफ से टैक्सेबल है। अच्छा, दूसरा 15 लाख रुपए अपने अर्न किया फ्रॉम द सेल ऑफ रबर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रबर प्लांट ग्रोन इन मलेशिया। चूंकि इंडिया के बाहर है तो इसलिए पूरा 15 लाख टैक्सेबल है, और इंडिया में चूंकि 3.5 लाख रुपए तो 18.5 लाख रुपए टैक्सेबल। आई होप आपको बात समझ गई। Mr. Raman, aged 64 years, was not able to provide satisfactory explanation to the assessing officer for the investment of 7 lakh not recorded in the books. Dear friends, ये कहलाता है unexplained investment। तो लेट्स से मान लीजिए कभी एसएससी के घर में रेड हुई और रेड में पता चला कि साहब एसएससी के पास तो ना 1 किलो जो है वो सोना है, तो फिर डिपार्टमेंट उससे पूछेगा, रेड में जो ऑफिसर्स आए हैं वो उनसे पूछेंगे कि यार बताओ ये सोना कहाँ से आया, मीन्स ये अनएक्सप्लेन्ड ज्वेलरी आपके पास कहाँ से आई, या ये पता चला कि मिस्टर रमन ने तो किसी बैंक में साहब या किसी कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स में 10 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं जो कि उन्होंने अपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो असेसिंग ऑफिसर उससे पूछेगा रमन से, साहब रमन ये बताएं कि अपनी इन्वेस्टमेंट जो की उसको आपने अपने बुक्स में रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? क्योंकि साहब हमने इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ये ब्लैक मनी हमने लगाया था, अगर हमने व्हाइट मनी लगाया होता तो हम उसको रिकॉर्ड करते। सो अगर आपने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की जिसको आप रिकॉर्ड नहीं करते, ये क्लियरली इंडिकेट क्या करता है कि दैट ब्लैक मनी हैज बीन इन्वेस्टेड। क्या मेरी बात समझ पाए? तो हमने क्या कहा कि अगर आप ऐसा करोगे, अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट मिलेगी जो अनएक्सप्लेन्ड है तो हम इसे टैक्स करेंगे एट द रेट ऑफ 78%। 60% बेस रेट है, 25% का सरचार्ज और 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो जो इफेक्टिव रेट आएगा वो 78% आएगा। हम इसे 78% पे टैक्स करेंगे, और जितने की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है हम आपकी अनडिस्क्लोज इनकम मान के पूरी वैल्यू पे टैक्स लगाते हैं। जनरली ऐसा नहीं होता। लेट्स से कि अगर मैंने 50 लाख रुपए किसी कंपनी के शेयर्स में लगाए तो साहब मेरी 50 लाख रुपए इनकम थोड़े ना, उस कंपनी के शेयर से जो मुझे डिविडेंड आएगा मेरी इनकम तो वो होती है ना, और टैक्स मुझे उस डिविडेंड इनकम पे देना चाहिए। बट हमने कहा साहब अगर आप ऐसा चाहते हो तो फिर अपने शेयर्स को जो आपने इन्वेस्ट किया उसको रिकॉर्ड कर लो। अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड नहीं किया, मींस आप ब्लैक मनी को अगर आप राउट कर रहे हो तो हम तो साहब पूरी इन्वेस्टमेंट को ही इनकम मान लेंगे। ठीक बात है, और पूरी इन्वेस्टमेंट को अनडिस्क्लोज इनकम मान के 78% पर टैक्स कर देंगे।
करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 लाख रुपए ऐसे हैं साहब, तो 7 लाख रुपए हमारी अनडिस्क्लोज इनकम मान ली गई। 7 लाख का 78% बोले तो 546 का आपको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा मिस्टर आशुतोष, माय मिस्टेक। अच्छा Mr. Ashutosh, aged 65 years and a resident in India, has a total income of 3 crore 20 lakh comprising LTCG। अच्छा ध्यान दीजिएगा, LTCG साहब सेक्शन 112 पर किस दिन का, 10/5/2024, क्योंकि सर इससे क्या फर्क पड़ता है, 23/7/2024 ऑनवर्ड्स रेट LTCG का घट के 12.5% है और इसके पहले 20% है विद इंडेक्सेशन। अच्छा लॉन्ग टर्म कैप गेन 10/8/24, ध्यान दीजिएगा 23/7/24 ऑनवर्ड्स 12.5%, ठीक बात है, और चूंकि ये 10/8/24 है तो 12.5% का। और 65 लाख। अच्छा और अदर इनकम है 198, व्हाट वुड बी टैक्स लायबिलिटी अंडर द डिफॉल्ट रेजिम। डियर फ्रेंड्स, डिफॉल्ट रेजिम में जो मैक्सिमम सरचार्ज का रेट होता है वो 25% होता है। अच्छा 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक की इनकम है उस पर 10%, 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से ऊपर 25% पर। ऐसी इनकम जो है आपकी डिविडेंड इनकम 111 ए का शॉर्ट टर्म कैप गेन, 112 का LTCG, 112 ए का LTCG, उस पे मैक्सिमम जो सरचार्ज का कैप होगा उस पर टैक्स पे 15% होगा। अच्छा तो चले फिर इनकम की कैलकुलेशन करें, मुझे बताएंगे साहब ये जो 3 करोड़ 20 लाख की इनकम है इसमें सेक्शन 112 में जो LTCG कवर्ड है वो कितना है, 57 लाख रुपीस। तो इस 57 लाख पे 20% का टैक्स बनेगा, क्योंकि ट्रांसफर जो हुआ है वो 23/7/2024 के पहले हुआ है, तो 57 लाख का 20% बोले तो 11,40,000। 112 की जो इनकम है साहब वो 65 लाख रुपए है, और 65 लाख की इनकम में 1.5 लाख रुपए के ऊपर कितना टैक्स बनता है एट द रेट ऑफ 12.5%, 7,96,875। और अदर इनकम 1 करोड़ 98 लाख है जो स्लैब रेट पे टैक्स होगी। 15 लाख रुपए की इनकम पे 15 लाख से इनकम जितनी ज्यादा होगी उस पर 30%, और 15 लाख तक 140, तो ये निकलता है 56,30,000। अच्छा इन दोनों पे सरचार्ज लगेगा 15%, और अदर इनकम चूंकि अप टू 2 करोड़ है उस पे जो सरचार्ज लगेगा वो भी लगेगा 15%। मतलब पूरी इनकम पे जो सरचार्ज बनेगा, पूरे इनकम टैक्स पे जो सरचार्ज बनेगा वो 15% बनेगा। और आपकी जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी साहब, मैं कैलकुलेट ही कर देता हूँ, 1140 प्लस 796,875 प्लस 56 30,000 प्लस 15% प्लस 4%, ये कुछ बनती है 904980। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए होना चाहिए। आगे आते हैं जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स इन रिगार्ड्स एग्रीकल्चरल इनकम। अच्छा इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सैंपलिंग और सीडलिंग ग्रोन इन अ नर्सरी। डियर फ्रेंड्स, अगर नर्सरी में छोटे छोटे पौधे पत्तियां उग गई, इवन बेसिक ऑपरेशंस आर नॉट परफॉर्म्ड, तो भी वो एग्रीकल्चरल इनकम है। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 10(1) स्पेसिफिकली कहता है साहब कि एग्रीकल्चरल इनकम है इवन इफ बेसिक ऑपरेशंस आर नॉट परफॉर्म्ड। तो पहला ऑप्शन तो सही है, मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। अच्छा 60% ऑफ डिविडेंड रिसीव। डियर फ्रेंड्स, अगर आप डिविडेंड रिसीव करते हैं किसी ऐसी कंपनी की जो एग्रीकल्चरल इनकम से पैसा कमाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लिए, यू आर द शेयर होल्डर, आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिला है, आपको एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मिली है। एग्रीकल्चरल इनकम कंपनी के लिए हो सकती है क्योंकि कंपनी एग्रीकल्चर कर रही है, आप थोड़ा ना एग्रीकल्चर कर रहे हो, आपने तो इन्वेस्टमेंट किया और यू आर अर्निंग द इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। सो फॉर यू दिस इज नॉट एन इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, दिस इज एन इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मतलब पैसिव इनकम है, तो ये साहब एग्रीकल्चरल इनकम नहीं। अच्छा while computing the income tax liability of an assessee aged 50 years, agricultural income is required to be added to the total income only if the net agricultural income for the previous year exceeds 5,000। हाँ बिल्कुल सही। and total income including net agricultural income, ध्यान दीजिएगा, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग नेट एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जम्पशन। मतलब जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है साहब वो अपने आप में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होना चाहिए। अगर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है, उस पे एग्रीकल्चरल इनकम इंक्लूड करने के बाद अगर वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो वो पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अच्छा थर्ड वाला गलत है बेसिकली। इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ द assessee, अच्छा एक्सक्लूडिंग, अच्छा यहाँ पे ना एक्सक्लूडिंग, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है 4, तो 1 और 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है, मतलब 7 का सी। अच्छा Miss Soumya has a 3 farm building situated in the immediate vicinity of a rural agriculture land। तो साहब पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि वो इमीडिएट विसिनिटी में होनी चाहिए। अच्छा इन द प्रीवियस ईयर 24-25, अब इस फार्म हाउस को आप यूज कहां करोगे, यूज करोगे टू स्टोर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या फिर टू यूज एज अ ड्यूलिंग हाउस। अच्छा
इन्होंने कहा कि इनके पास तीन फार्म बिल्डिंग है, तो जो फार्म हाउस 1 है इसको इन्होंने जो रेंट पे दिया है वो दिया है साहब फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। अच्छा, तो ये 3 लाख रुपए की जो इनकम है दैट इज एन एग्रीकल्चरल इनकम, इसको आप एग्जाम क्लेम कर सकते हैं। 10 लाख फ्रॉम लेटिंग हर फॉर द स्टोरेज ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट इज नॉट एन एग्रीकल्चरल इनकम, तो ये एग्जामेशन नहीं मिलेगा। और थर्ड बिल्डिंग को फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, और रेजिडेंशियल पर्पस इज नॉट एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। रेजिडेंशियल पर्पस हो सकता है, पर वो रेजिडेंशियल पर्पस किसका होना चाहिए, जो खुद से कल्टीवेटर हो या जो रिसीवर ऑफ रेंटिंग लैंड। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता साहब कि आपने उस फार्म बिल्डिंग पे आपने जो है वो आपने अपार्टमेंट्स बना दिए और आपने लोगों को उसको रेंट पे देना शुरू कर दिया और आप ये क्लेम कर लो कि साहब चूंकि अपार्टमेंट फार्म बिल्डिंग पे बना हुआ है तो मैंने जिस अपार्टमेंट में जो 100 फ्लैट्स बनाए हुए हैं वो सारे के सारे मेरे मेरे एग्रीकल्चरल इनकम है, दिस इज नॉट अलाउड। तो सिर्फ 3 लाख रुपए आपकी एग्रीकल्चरल इनकम। अच्छा, आगे आते हैं द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चरल इनकम। ध्यान दीजिएगा डियर, एग्रीकल्चरल इनकम वो इनकम होती है जिसका लैंड से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, जहां पे बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म किया जाता है। ठीक बात है, बेसिक ऑपरेशन इज मस्ट। तो अगर किसी एक्टिविटी से कोई इनकम आ रही है और अगर उस एक्टिविटी में बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए हैं, मतलब बेसिक ऑपरेशन बोले तो साहब बेसिक ऑपरेशन बोले तो लैंड की टीलिंग, सोइलिंग, इरिगेशन वगैरह। ठीक बात है। अच्छा, ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक, जानवरों की ब्रीडिंग, भले ये लैंड पे होगा बट यहाँ पे कोई बेसिक ऑपरेशन नहीं हुआ, सो दिस इज नॉट एन एग्रीकल्चरल इनकम। फीचरी, यहाँ पे कोई बेसिक ऑपरेशन नहीं हुआ, यहाँ पे आप बीजे नहीं डाल रहे होते हो, यहाँ पे आप बीजों में पानी नहीं डाल रहे होते हो, पानी बीज जब पौधा बन जाए तो उसकी हार्वेस्टिंग वगैरह नहीं कर रहे हो, तो ये सब यहाँ पे कुछ नहीं होता। सो दिस इज नॉट अ एग्रीकल्चरल इनकम। जूस सेंटर भी नहीं है साहब, हाँ फ्रॉम सैम्पलिंग और सीडलिंग, तो साहब दैट इज एन एग्रीकल्चरल इनकम। ये जो इनकम होगा दैट इज एग्रीकल्चर। Miss Nisha, 45 years, is a non-resident for the assessment year 25-26. She has earned a LTCG अच्छा ऑन 31/10/2024। तो साहब 31/10/24 का मतलब ये हुआ कि 23/7/2024 है, इसके बाद ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड शेयर। जहां पे एसटीटी आपने पे किया एक्विजिशनल ट्रांसफर, मतलब 112 ए लग जाएगा। 180, तो 180 में 125 छोड़ दो, तो सर ये तो नॉन रेसिडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन रेसिडेंट हो रेसिडेंट हो, 125 के ऊपर जो आएगा वो 12.5% पे टैक्स होगा। अच्छा, एंड अदर इनकम 275, कैलकुलेट हर टैक्स लायबिलिटी अंडर द डिफॉल्ट रिजीम। तो साहब याद कीजिएगा, डिफॉल्ट रिजीम में आपको 87A में रिबेट मिलता है, बट वो रिबेट सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए होता है, नॉन रेसिडेंट के लिए वो रिबेट नहीं होता। अगर लेट्स से यहाँ पे ये लिखा होता है कि ये रेसिडेंट है तो क्या आप तो आप क्या करते हैं डियर, अगर ये रेसिडेंट भी होते हैं तो भी सेक्शन 112A पे जो एलटीसीजी आता है उस पे 87A का रिबेट नहीं मिलता। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई। चलें दूसरा, सर इनकी अदर इनकम है 275, बेसिक एग्जामिशन लिमिट है, ऑप्शनल डिफॉल्ट रिजीम में 3 लाख। तो इनकी 275 की इनकम को 3 लाख से अगर आप एडजस्ट करते हो तो भी बेसिक एग्जामिशन लिमिट 25,000 की बच जाती है। डियर फ्रेंड्स, नॉन रेसिडेंट्स के लिए जो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट है उसको आप 111, 112 और 112 की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये रेसिडेंट होती तो हम इनका जो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट 25,000 रुपए है उसको हम इनके एलटीसीजी से सेट ऑफ कर सकते थे, only in the case when she is a resident, but since she is a non-resident this facility is not available to her। तो साहब मुद्दे वाली बात क्या है, इनका जो टैक्सेबल इनकम होगा वो क्या होगा, 180 माइनस 125 का 12.5% प्लस 4%, 7150। आई होप आपको ये बात समझ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मिस्टर एन एज 43 इयर्स प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स, कैप गेन, डेट ऑफ ट्रांसफर। चले 120 लाख रुपए, तो इसका मतलब 12.5% पे टैक्स होगा। 111 अगेन ये 20% पे टैक्स होगा। और अदर इनकम 520 लाख रुपीस। कहते हैं साहब टैक्स लायबिलिटी बताओ ऑप्शनल रिजीम में। डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी अदर इनकम 520 लाख है, चूंकि आप ऑप्शनल रिजीम में हो तो आपके ऊपर 37% का सरचार्ज लगेगा और इन दोनों पे 15% का सरचार्ज लगेगा। तो जल्दी से कैलकुलेशन करेंगे, इस इनकम पे आपका जो टैक्स बनता है वो बनता है 14,84,370। इस इनकम पे जो टैक्स बनता है 111 में इसका 20%, तो 22 लाख रुपए। और 520 पे स्लैब रेट लगाओ, पहले 10 लाख रुपए 1,12,500, उसके ऊपर 30%, तो 5,10,000 इंटू 0.3 प्लस 1,12,500, तो ये बनता है 1,54,12,500। तो ये तो बना टैक्स। अब इस पे 15% का सरचार्ज और उस पर 37% का सरचार्ज प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सर, तो जो कंबाइंड आपका टैक्स लायबिलिटी बनेगा वो बनेगा कुछ इतना। अच्छा, जल्दी से आगे आते हैं।
रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया। डियर फ्रेंड्स, अगर आपका बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में है तो इंडिया में वो बिजनेस, ऑस्ट्रेलिया वाली बिजनेस की इनकम तभी टैक्स होगी यदि यदि अगर आप आरओआर हैं तो हर केस में टैक्स होगी, यदि आप एनओआर हैं तो अगर आपकी इनकम, भले आपका बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में, अगर आप उसे इंडिया में कंट्रोल करो तो भी टैक्स हो जाएगा, और अगर आप एनआर हैं तो अगर आप उस इनकम को अगर इंडिया में रिसीव भी कर लेते हो तो भी टैक्स हो जाएगा। अच्छा, पर ऐसा कुछ नहीं लिखा। अच्छा, कंट्रोल्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो साहब बिजनेस भी ऑस्ट्रेलिया में है और कंट्रोल भी ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, तो ये एनओआर में भी टैक्स नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ कब टैक्स होगा? आरओआर के केस में, ना ये एनआर में टैक्स होगा ना एनओआर में टैक्स होगा, सिर्फ आरओआर के केस में टैक्स होगा। तो आई होप आपको बात समझ आई कि ये कब टैक्स होगा। अच्छा, आगे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग विल क्वालिफाई एज अ नॉन रेसिडेंट। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, मिस्टर बॉब एन इटालियन डांसर कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया to explore Indian dance on 15/9/24 and left India on 25/12/24। तो डियर इसमें, अच्छा, for the past 4 years he visited India for dance competition and stayed 120 days for each year। Dear friends, Mr. Bob is neither person of Indian origin nor a citizen of India। तो मिस्टर बॉब के लिए रेसिडेंसी प्रोविजन क्या है? 182 डे और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब 24-25, या 60 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज और मोर इन द प्रीसीडिंग 4 ईयर। तो चूंकि ये इंडिया में 15/9/24 से 25/12/24 में है, तो इसका मतलब ये इंडिया में कितने दिनों तक है? मिस्टर बॉब इज इन इंडिया फॉर हाउ मेनी डेज? सर ये है इंडिया में 102 डेज के लिए, मैंने कैलकुलेशन करके लिखा हुआ है 102 दिनों के लिए। तो इसका मतलब 180 डे की का तो कंडीशन, 182 डे वाली कंडीशन तो पूरी नहीं हुई। सर सेकंड कंडीशन क्या है? 60 डेज प्लस 365 डेज। चूंकि ये 102 दिनों के लिए है तो 60 डे की कंडीशन पूरी हो गई, और ये 120 दिनों के लिए हर साल इंडिया आते हैं तो 480 डेज। तो इसका मतलब 60 प्लस 365 डेज की कंडीशन मिस्टर बॉब पूरी कर देते हैं, इसलिए मिस्टर बॉब क्या बन गए? रेसिडेंट। अब ये आरओआर है या एनओआर है, दैट इज अ सेपरेट डिबेट, क्योंकि इसके लिए हमारे पास नेसेसरी डेटा नहीं है ये बताने के लिए कि चल ये रेसिडेंट तो हो गए, बट वेदर ही इज आरओआर और एनओआर वी डोंट हैव द नेसेसरी डिटेल्स। बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट ही इज नॉट अ नॉन रेसिडेंट, और क्वेश्चन पूछता है हु इज अ नॉन रेसिडेंट। अच्छा, आगे आते हैं, मिस्टर सम्राट बोर्न एंड सेटल्ड इन यूएसए। तो साहब अगर आप बोर्न एंड सेटल्ड इन यूएसए हैं तो इसका मतलब यू आर अ सिटीजन ऑफ यूएसए। अच्छा, visits India every year for 100 days to meet his parents and grandparents born in 1946। तो इसका मतलब पेरेंट्स और या ग्रैंड पेरेंट्स अगर आपके जन्म लेते हैं इन दी अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब 15 अगस्त 1947 के पहले, देन यू आर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो मिस्टर सम्राट इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रहते इंडिया के बाहर है, इंडिया आते हैं फॉर द पर्पस ऑफ विजिट। तो मिस्टर सम्राट के लिए साहब रेजिडेंसी प्रोविजन कब आएगा? जब ये इंडिया में 182 डे रहते हैं इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, या फिर अगर 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 इनकी इंडिया सोर्स इनकम 15 लाख से एक्सीड करती है तो 120 डेज, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, प्लस 365 डेज। तो इसका मतलब इनके लिए रेजिडेंसी प्रोविजन क्या है? चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है साहब कि इनकी इंडिया सोर्स इनकम जो है वो 15,20,000 है, जो 15 लाख से एक्सीड करती है, तो मिस्टर सम्राट इंडिया के रेसिडेंट कब बन जाएंगे? जब ये इंडिया में रहते हैं 182 डे इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, या 120 डेज प्लस 365 डेज, मतलब 120 डेज इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन द प्रीसीडिंग 4 ईयर। बट साहब ये इंडिया में है सिर्फ और सिर्फ कितने दिनों के लिए? 100 डेज फॉर ईच ईयर। इसका मतलब ये इंडिया के क्या नहीं बन सकते? रेसिडेंट। बट सर एक डीम्ड रेसिडेंट का भी तो कॉन्सेप्ट होता है जो हर बार आपको रेसिडेंट बना सकता है, इवन अगर आप इंडिया में एक दिनों के लिए भी ना है। साहब डीम्ड रेसिडेंस लगता है सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिस्टर सम्राट जो है वो बोर्न एंड सेटल्ड इन यूएसए, तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इज द सिटीजन ऑफ यूएसए, और हम कम से कम ये तो अनुमान नहीं लगा सकते कि वो भारत के सिटीजन। ठीक बात है, तो यहाँ डीम्ड रेसिडेंसी नहीं लगेगा और ये क्या बन गए? नॉन रेसिडेंट। चूंकि 120 डे का मिनिमम क्राइटेरिया है और ये सिर्फ 100 डेज के लिए रहते हैं इंडिया में, इसलिए ये नॉन रेसिडेंट हो गया। अच्छा, आगे आते हैं, Mr. Joseph, an American scientist, left India to his home country for the fixed employment there। तो साहब इसका मतलब ये इंडिया से बाहर जा रहे हैं, बट ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, ठीक बात है, और ये इंडिया से बाहर जा रहे हैं फिक्स एम्प्लॉयमेंट के लिए, और ये इंडिया आए थे फॉर द स्टडी टूर, और ये इंडिया में रहते हैं 1/1/19 से लेके 1/7/2024। तो साहब ये न तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और न ही ये इंडियन सिटीजन है, तो ये इंडिया में रेसिडेंट बन जाएंगे यदि ये इंडिया में प्रीवियस ईयर 24-25 में रहते हैं 365 डे 182 डे और मोर, या 60 प्लस 365 डेज। तो ध्यान दीजिएगा कि इंडिया से बाहर जा रहे हैं साहब 1/7/24 को, तो अप्रैल मई जून, तो साहब ये 3 महीने भारत में रहते हैं, अप्रैल मई और जून
और जुलाई का एक दिन। तो ये इंडिया में प्रीवियस ईयर 24-25 में 92 डे रहते हैं, और चूंकि ये इंडिया में 2019 से ही रह रहे हैं तो पिछले 4 सालों में 365 डे वाला कंडीशन भी पूरा हो गया। सो अगेन वन थिंग इज फॉर श्योर दैट ही इज अ रेसिडेंट, वेदर ही इज अ आरओआर और एनओआर इसके लिए हमारे पास सफिशिएंट डेटा नहीं है, बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट ही इज अ रेसिडेंट। तो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर सम्राट जो है वो नॉन रेसिडेंट। अच्छा, Mr. Sushant is a person of Indian origin residing in Canada. During the previous year 24-25, he visited India on several occasions, and his period of stay total 129 days in the previous year 24-25, and last 4 years जो हैं आपके वो आपको कुछ दिए हुए हैं, और ये कुछ इनकम अर्न करते हैं। तो आपको सबसे पहले देखना है साहब, क्योंकि ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडिया के बाहर रहते हैं और इंडिया आते हैं ऑन अ विजिट, तो साहब इनका जो पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया है वो डिपेंड करता है कि इनकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेस इनकम कितनी है, मतलब इनकी इंडिया सोर्स इनकम कितनी है फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। अच्छा, इंडिया सोर्स इनकम कौन कौन सी होती है? इनकम विच इज received in India, deemed to be received in India, occur arises in India, deemed to occur arise in India, occur arise outside India from a business controlled or profession set up in India। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, इनकम विच इज रिसीव्ड और deemed to be received in India ये आपकी इंडिया सोर्स इनकम है। अच्छा, इनकम अकरिंग अराइजिंग और deemed to occur arise in India, it is also इंडिया सोर्स इनकम। Income occurring arising and received outside India from a business controlled from India, it is also India source income, but चूंकि ये business controlled outside India, it is not an India source income, so your India source income is 2.5 लाख प्लस 375 प्लस 550, तो इंडिया सोर्स इनकम है साहब आपकी 1175। ध्यान दीजिएगा, चूंकि इंडिया सोर्स इनकम 15 लाख से एक्सीड नहीं कर रही और मिस्टर सुशांत इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो ये रेसिडेंट कब बनेंगे? यदि ये इंडिया में रहते हैं रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डे और मोर, या 182 डे प्लस 365 डेज। तो सर मुद्दे वाली बात है कि इनको इंडिया में 182 डेज मिनिमम रहना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो ही ये क्या बन पाएंगे साहब? इंडिया के रेसिडेंट। क्योंकि ये इंडिया में सिर्फ 129 डेज के लिए रहते हैं, हेंस ही इज अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। क्या मेरी बात समझ पाए? क्योंकि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ कितने दिनों के लिए रहते हैं? 129 डेज के लिए, हेंस ही इज अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। और अगर आप एक नॉन रेसिडेंट हैं तो आपकी कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स होती है? इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया, occur arises इन इंडिया, डीम्ड टू occur arise इन इंडिया। इनकी कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स होगी, जल्दी से बताएंगे साहब। इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया 2.5 लाख रुपए, और डीम्ड टू occur arise 375। डियर, ये जो थर्ड इनकम है ना, ये एनओआर के स्टेटस में तो टैक्स हो जाएगी, बट एनआर के स्टेटस में टैक्स नहीं होगी। तो हमारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल इनकम कितनी बन गई? 625। अच्छा, तुम्हारा पहला आंसर ही सही है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया है। चलिए फिर आगे आते हैं। मिस्टर स्क्वायर, एन इंडियन सिटीजन करंटली रेजिडिंग इन दुबई, कम्स टू इंडिया ऑन अ विजिट। तो अगेन ही इज एन इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया, कम्स टू अ विजिट इन इंडिया। तो साहब इनके लिए जो आपको पीरियड ऑफ स्टे देखना है वो देखना है 182 डे और मोर प्लस 182 डे पर अगर इंडिया सोर्स इनकम 15 लाख से एक्सीड करती है तो 120 प्लस 365। ठीक बात है, इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन दुबई, ये दुबई में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग आर हिज डिटेल ऑफ स्टे इन इंडिया इन द प्रीसीडिंग 4 ईयर्स। तो साहब अगर मैं प्रीसीडिंग 4 ईयर्स का डिटेल उठाऊं तो ये प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में कितने दिनों तक आप भारत में हैं? 100 प्लस 125 प्लस 106 प्लस 83, तो ये बनता है 414। चलिए फिर चाहते क्या हो साहब? अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर 135 डेज। अच्छा, what would be his residential status if his total income other than foreign source is 10 लाख? तो इसका मतलब इनकी इंडियन सोर्स इनकम सिर्फ 10 लाख रुपीस है। ऐसे केस में मिस्टर स्क्वायर इंडिया के रेसिडेंट तभी बनेंगे जब ये रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डे और मोर या 182 डे प्लस 365 डेज और मोर रहते हैं। मतलब मिनिमम आपको साहब 182 दिन भारत में 24-25 में रहना पड़ेगा। अगर ऐसा होगा ओनली देन यू आर रेसिडेंट, अदरवाइज यू आर नॉन रेसिडेंट। क्योंकि आप भारत में सिर्फ और सिर्फ 135 डेज के लिए, हेंस यू आर नॉन रेसिडेंट। आई होप आपको बात समझ में आ जाए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मिस्टर राजेश 35 इयर्स एंड हिज वाइफ मिसेस सौम्या एज्ड 50 इयर्स आर सिटीजन ऑफ कंट्री एक्स। अच्छा, दे आर लिविंग इन कंट्री एक्स सिंस बर्थ। अच्छा, तो इसका मतलब राजेश जो है साहब वो भी जन्म से कंट्री एक्स में रह रहे हैं और सौम्या भी जन्म से कंट्री एक्स में रह रही है। दे आर नॉट लायबल टू टैक्स इन कंट्री एक्स, बोथ ऑफ देम हैव कीन इंटरेस्ट। अच्छा, मुद्दे वाली बात है। अच्छा, मिस्टर राजेश पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन कंट्री एक्स। अब सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, राजेश का जन्म हुआ था कंट्री एक्स में, इनके दादा परदादाओं का भी जन्म हुआ था कंट्री एक्स में। मतलब राजेश इज नीदर अ इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो इसका मतलब मिस्टर राजेश क्या है? एक इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है। तो साहब ऐसा पर्सन जो ना तो
इंडियन सिटीजन है, ऐसा इंडिविजुअल जो ना तो इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उसके लिए रेसिडेंसी प्रोविजन क्या है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डे और मोर या 60 प्लस 365 डेज। अच्छा, तो सबसे पहले राजेश की बात कर लें। राजेश इंडिया में कब आते हैं, ध्यान दीजिएगा, फॉर 4 मंथ्स एवरी ईयर। ठीक बात है। तो साहब हर साल 4 महीने के लिए, मतलब मिनिमम 120 दिनों के लिए हर साल राजेश इंडिया आते हैं। तो इसका मतलब साहब 60 डेज प्लस 365 डेज वाला कंडीशन राजेश पूरा कर देते हैं, हेंस ही इज अ रेसिडेंट। अब सवाल बनता है साहब कि ये आरओआर है या एनओआर है, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि अगर राजेश दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करते हैं तो वो एनओआर बन जाएंगे। पहला कंडीशन क्या है, पिछले 7 सालों में 729 डेज और लेस, या पिछले 10 सालों में कम से कम 9 सालों में नॉन रेसिडेंट। तो साहब अगर आप हर साल 120 दिनों के लिए इंडिया आते हो तो पिछले 7 सालों में आप इंडिया में कम से कम 840 डेज रह गए, तो पहला कंडीशन तो आपने फेल कर दिया। सेकंड कंडीशन क्या है कि 10 में से 9 सालों में नॉन रेसिडेंट। तो साहब चूंकि आप हर साल ऐसा ही करते आ रहे हो, जहां पे आप हर साल 120 डेज के लिए इंडिया में आप रहते आ रहे हो, तो आप इसके पिछले साल भी रेसिडेंट बने होंगे, इसके पिछले साल भी, इसके पिछले साल भी। तो इसका मतलब आप जो है जब से आपने पहली बार इंडिया आना शुरू किया था 120 डेज के लिए, आप 3-4 सालों के बाद हर साल रेसिडेंट बनते जा रहे हो। तो इसका मतलब 10 में से आप 9 बार तो नॉन रेसिडेंट नहीं हो सकते किसी भी कीमत में। इसलिए राजेश क्या बन गए, ROR। आई होप आपको बात समझ। अच्छा, आगे आते हैं। सौम्या जो है साहब, वो उनका जन्म तो है साहब कहाँ पे हुआ है, दे आर लिविंग इन, वो तो कंट्री एक्स में हुआ है, बट जो सौम्या है उनके जो पेरेंट्स हैं, अच्छा, जो जिनका जन्म हुआ था दिल्ली में। तो इसका मतलब सौम्या इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आउटसाइड इंडिया, और वो इंडिया आती है फॉर द पर्पस ऑफ विजिट। अब हमें फिर देखना पड़ेगा साहब कि इनका इंडिया सोर्स इनकम कितना है। यहाँ पे लिखा हुआ है राजेश का जो इंडिया सोर्स इनकम है वो 18 लाख है, सौम्या का 16 लाख है। चूंकि सौम्या का इंडिया सोर्स इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, इसलिए हम इनके लिए रेसिडेंसी के कुछ और प्रोविजंस देखेंगे। बट पहले हम देखेंगे नॉर्मल तरीके से रेसिडेंसी। सौम्या भारत में कितने दिनों के लिए है, 120 डेज के लिए। तो साहब चूंकि आप 120 डेज के लिए हैं, इसलिए 182 डे वाला कंडीशन आप फुलफिल नहीं करते, पर चूंकि आपका इंडिया सोर्स इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो 120 प्लस 365 डेज ये सौम्या क्वालिफाई कर जाती हैं। हेंस सौम्या हैज बिकम अ रेसिडेंट, बट बिकॉज ऑफ 15 लाख कंडीशन, इसलिए ये हमेशा एनओआर होंगी। ठीक बात है। सो ध्यान दीजिएगा, राजेश इज अ रेसिडेंट। अच्छा, मिस्टर सौम्या इज अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड मिस्टर राजेश इज अ रेसिडेंट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन में डी लगता है ऐसा। आगे आते हैं। मिस्टर टी एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया परमानेंटली विद हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। तो आप एक इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर चले गए फॉर एक्सटेंडिंग हिज रिटेल ट्रेड फॉर टॉय बिजनेस इन कनाडा इन 2016। फ्रॉम कनाडा ही इज मैनेजिंग हिज रिटेल बिजनेस ऑफ टॉयज इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा, आप साहब कनाडा से अपना इंडिया का बिजनेस मैनेज कर रहे हैं। बिजनेस कहां पर है, इंडिया में, इसलिए ये हमेशा इंडिया का जो बिजनेस है साहब, क्योंकि सोर्स ऑफ बिजनेस इज इन इंडिया, सोर्स ऑफ इनकम इज इन इंडिया, एज पर सेक्शन 911 दैट इनकम शैल बी डीम्ड टू अराइज इन इंडिया इन ऑल केसेस। अच्छा, तो ये हर केसेस में टैक्स होगा। अच्छा, for the purpose of his Indian business he visits India every year from 1st September to 31 जनवरी। तो इसका मतलब सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो आप हर साल इंडिया में 153 डेज के लिए आते हैं। तो इसका मतलब इंडियन सिटीजन हु आउटसाइड इंडिया कम्स इंडिया फॉर अ विजिट। अच्छा, he has no other income determine his residential status। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, his business income is 23.5 लाख एंड 18 लाख फ्रॉम इंडिया। अच्छा, तो इंडिया में 18 लाख रुपए है साहब। तो अगेन 120 प्लस 365 डेज जिसको आप फुलफिल कर जाते हैं, इसलिए मिस्टर कौन है साहब, ये टी जो है, मिस्टर टी जो है वो क्या बन गए, मिस्टर टी क्या बन गए, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। और इंडिया में जो उनका जो बिजनेस है वो तो साफ टैक्स हो ही जाएगा। बट सर क्या कनाडा वाले बिजनेस को आप इंडिया में टैक्स कर सकते हैं? कनाडा वाले बिजनेस को आप इंडिया में तब टैक्स कर सकते थे जब वो इंडिया से मैनेज होता, बट साहब ऐसा नहीं लिखा हुआ। कनाडा वाले बिजनेस को ये कनाडा से ही मैनेज कर रहे हैं, इंडिया वाले बिजनेस को भी कनाडा से मैनेज कर रहे थे। क्योंकि बिजनेस इंडिया में है तो साहब मतलब दुनिया में कहीं से भी मैनेज करो टैक्स इंडिया में होगा। अगर कनाडा वाला बिजनेस इंडिया से मैनेज हो रहा होता तो वो भी इंडिया में टैक्स हो जाता। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बना कि आप रेजिडेंट हैं बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और 18 लाख रुपए आपका इंडिया में टैक्सेबल है। अच्छा, आगे आते हैं। आशीष अर्न्स द फॉलोइंग इनकम, ही इज एन रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तो साहब अगर आप एक रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है तो आपकी कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स होगी, व्हिच इज रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया, अकर अराइज्ड इन इंडिया, डीम्ड टू अकर अराइज्ड इन इंडिया। अच्छा, interest on UK development bond is 1/4 received in India। तो साहब चूंकि it has been received in India so it would be taxable in India।
और कैप गेन चूंकि बिल्डिंग इंडिया में, तो साहब आप इसको दुनिया में कहीं रिसीव करो, हॉलैंड में रिसीव करो, मैं कहता हूँ मंगल ग्रह में जाके रिसीव करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा 6 लाख रुपए इंडिया में टैक्स हो जाए, मतलब इंडिया में ये इनकम बन जाएगा, 7 लाख रुपए आपका टैक्स हो गया। चलें फिर आगे आते हैं। Raman, an Indian citizen, was employed in Hindustan Lever. अच्छा, he resigned on 27/9/24. He received a salary of 40,000 per month. अच्छा, from Hindustan Lever, and thereafter left for Dubai for the first time on 8/10/24. अच्छा, तो इसका मतलब an Indian citizen is living India for the purpose of employment outside India. तो साहब इस केस में आप इंडिया के रेसिडेंट तभी बनोगे जब आप रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डे या उससे ज्यादा रहते हो। 60 और 365 डे वाला कंडीशन हम नहीं देखेंगे। अच्छा, तो साहब आप इंडिया में रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 24-25 में कितने दिनों तक रहे? आप 1 अक्टूबर 24 को इंडिया के बाहर जा रहे हो, तो आप इंडिया में रहे हो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। आप साहब 184 डेज रह गए। अगर आपने किसी सीए से कांटेक्ट किया होता तो सीए आपको 3 दिन पहले इंडिया के बाहर भिजवा देता, ठीक बात है, और आप इंडिया में नॉन रेसिडेंट बन जाते। सर इंडिया में आप क्या बन जाते हैं? नॉन रेसिडेंट, बट आप इंडिया में रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट बन गए, ठीक बात है। यू बिकेम अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया, क्योंकि आप रेसिडेंट बन गए और एनओआर का कोई कंडीशन आप पूरा नहीं कर सकते क्योंकि आप इंडिया में के बाहर फर्स्ट टाइम जा रहे हो। हेंस यू बिकेम अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, एंड एज यू बिकेम आरओआर योर इंटायर ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया वेदर दैट इनकम अकर अराइजेस आउट इन इंडिया और नॉट, और वेदर दैट इनकम इज बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया और, ठीक बात है। तो साहब आपने जो हिंदुस्तान लीवर से जो सैलरी ली वो भी इंडिया में टैक्स होगी। अच्छा, दुबई में क्या हो रहा है? दुबई में आपने कुछ महीने की सैलरी अपने दुबई के अकाउंट में ली और कुछ महीने की सैलरी आपने इंडिया में डायरेक्टली ट्रांसफर की। आपकी पूरी इनकम दुबई की भी और पूरी इंडिया की भी टैक्सेबल है। तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया एज वेल एज दुबई, ऑल इनकम इज टैक्स। और यही अगर आप 2-3 दिन पहले अगर आप इंडिया से बाहर चले जाते हैं तो आपकी कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स होती? सिर्फ और सिर्फ इंडिया में जो आपने इनकम इंडिया में हिंदुस्तान लीवर से रिसीव की और जो आपने डायरेक्टली अपने मुंबई अकाउंट में भेजते। थोड़ा सा अगर आप और दिमाग लगाते तो आप डायरेक्टली मुंबई में अकाउंट में ना भेजते, पहले दुबई के अकाउंट में भेज के फिर उसको रेमिट कर देते इंडिया में, तो सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर वाली इनकम टैक्स होती। चलिए आगे आते हैं। अच्छा, मिस्टर सुमित एन इंडियन सिटीजन एंड मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन अमेरिकन बाउंड इंडियन शिप। डियर फ्रेंड्स, अगर आप एक इंडियन सिटीजन है और अगर आप इंडियन बाउंड शिप के क्रू की तरह से इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो आप इंडिया के रेसिडेंट तभी बनोगे इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर यदि आप इंडिया में 182 डे या उससे ज्यादा रहते हो, ठीक बात है। और दूसरी, और इसमें एक और मतलब बेनिफिट है दूसरा, चूंकि अगर जो क्रू है साहब अगर वो इंटरनेशनल ट्रेवल की तरह से काम करता है, मतलब अगर वो इंटरनेशनल वॉयज में जाता है, तो उस केस में जिस दिन आप सीडीसी में अपना साइनिंग इन करते हैं और जिस दिन आप सीडीसी से साइन ऑफ करते हैं वो दोनों जो पीरियड होगा वो पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया नहीं माना जाएगा। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो शिप है साहब वो इंगेज्ड इन द कैरेज ऑफ फ्रेट इन द इंटरनेशनल ट्रैफिक, तो साहब आपने सीडीसी में जब साइन किया 25 अप्रैल 24 से लेके 24 अक्टूबर 24, ये पीरियड ऑफ स्टे इंडिया में नहीं माना जाएगा। तो फिर इंडिया में आप कितने दिनों तक रहे? अप्रैल में 24 दिनों के लिए। अच्छा, तो 24 दिन अप्रैल में, अक्टूबर 24 को आप आते हो, साइन ऑफ करते हो, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, अक्टूबर में 7 दिन, 24 + 7, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फेब में 28 और मार्च में 31। तो इसका मतलब 182 डेज रह गए साहब इंडिया। अच्छा, तो 182 डे और मोर वाला कंडीशन फुलफिल हो गया तो आप रेसिडेंट बन गए और इसमें आपके पिछले सालों का कोई डेटा, अच्छा हाँ यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, तो कहते हैं साहब की, और तो साहब एक बात तो कंफर्म हो गई, यू बिकेम अ रेसिडेंट। अब आप एनओआर बन सकते हो यदि आप दो में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर दो, पिछले 7 में से 729 डे या उससे कम इंडिया में रहना, या पिछले 10 में से कम 9 साल नॉन रेसिडेंट रहना। बट यहाँ पे साहब इंस्टीट्यूट ने आपको क्या दिया हुआ है? पिछले 7 सालों में आप 730 दिनों के लिए इंडिया में रह गए, तो इसका मतलब पहली कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। और दूसरी कंडीशन क्या है साहब? पिछले 10 में से 9 साल नॉन रेसिडेंट, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ध्यान दीजिएगा, ध्यान देखेंगे साहब कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है? मिस्टर सुमित हैज बीन फाइलिंग हिज आईटीआर एज अ रेसिडेंट फॉर द प्रीसीडिंग 2 प्रीवियस ईयर। तो इसका मतलब पिछले 2 सालों से रेसिडेंट है। अगर इसके पहले के 8 साल भले आप नॉन रेसिडेंट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 10 में से 9 साल नॉन रेसिडेंट होने चाहिए और आप यहाँ पे कम से कम 2 बार तो रेसिडेंट बन ही गए। इसका मतलब नन ऑफ दीज कंडीशंस हैज बीन सैटिस्फाइड, सो यू आर सो यू कुड नॉट बी क्वालिफाइड एज एन एनओआर, सो यू बिकेम अ रेसिडेंट एंड अर्ली रेसिडेंट। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा साहब, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अच्छा,
ध्यान दीजिएगा डियर, कितना माइन्यूट जो है वो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आगे आते हैं, डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ सुंदरम एचयूएफ। डियर फ्रेंड्स, एचयूएफ अगर इंडिया से होली या पार्शली मैनेज होता है तो वो रेसिडेंट बन जाता है, और जैसे एचयूएफ रेसिडेंट बन जाएगा हमें देखना पड़ेगा कि ये आरओआर है या एनआर, सॉरी आरओआर है या एनओआर। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये आरओआर है या एनओआर, और ये एनओआर बन जाएगा, एचयूएफ हमारा एनओआर बन जाएगा यदि एचयूएफ का कर्ता दो में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर दे। क्या? कि जो वो साहब इंडिया में पिछले 10 में से 9 साल नॉन रेसिडेंट हो, या 7 सालों में, पिछले 7 सालों में सिर्फ 729 डे उससे कम इंडिया में रहे, तो हम ये बोल देंगे एचयूएफ इज अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, इन्होंने आपको दिया हुआ है साहब कि सुंदरम एचयूएफ जो है उसके ट्रांजेक्शंस जो है साहब वो मलेशिया में है, और ये अफेयर्स जो इसके हैं वो पार्शली कंट्रोल फ्रॉम, तो इवन पार्टली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया मतलब होली आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड नहीं है, इवन सम पार्ट ऑफ द अफेयर्स आर बीइंग मैनेज्ड फ्रॉम इंडिया, इट इज अ रेसिडेंट। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, इट इज रेसिडेंट। अब देखना है आरओआर या एनओआर। तो देखेंगे दी कर्ता ऑफ एचयूएफ मिस्टर सुंदरम हु इज फ्रॉम चेन्नई विजिट्स इंडिया ऑन 1/6/24 and lives for Malaysia on 10/2/25. He has not visited India in the last 11 years. तो उसका मतलब एचयूएफ के कर्ता ने साहब पिछले 7 सालों में से 729 डे और लेस इंडिया में रहा। सर जी इन्होंने तो इंडिया में वो 0 डेज रहे, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई, इस पर देखना ही नहीं है, तो ये क्या बन गया? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अच्छा, if Anirudh, a citizen of India, has stayed in India in the previous year 24-25 for 181 days and he is a non-resident in 9 out of 10 immediately preceding the current previous year, ध्यान दीजिएगा, and he stays in India for 365 days in all the 4 years preceding the current year and 420 days in 7 years, तो इनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? ध्यान दीजिएगा साहब, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल रेसिडेंसी का प्रोविजन क्या है? 182 डे और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, या 60 प्लस 365 डेज। अच्छा, सेकंड कंडीशन में 60 की जगह 182 या 120 का बेनिफिट किनको मिलता है? इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया। बट ऐसा साहब यहाँ पे कोई डिटेल नहीं है कि मिस्टर अनिरुद्ध जो इंडिया के बाहर रहते हैं और इंडिया विजिट के लिए आए हैं, इसलिए इनको ये बेनिफिशियल प्रोविजन नहीं मिलेगा। और चूंकि ये इंडिया में 181 डेज रहते हैं, मतलब 60 डेज वाला कंडीशन, और इसके पिछले 4 सालों में वो 365 डेज रहते हैं, तो 360 प्लस 365 डे का कंडीशन फुलफिल हो गया, इसलिए ये रेसिडेंट तो बन गए। और चूंकि ये नॉन रेसिडेंट है 9 आउट ऑफ 10 इयर्स, तो ये एनओआर भी बन गए, मतलब रेसिडेंट प्लस एनओआर। तो रेसिडेंट हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। आगे आते हैं, देखेंगे हेड्स ऑफ इनकम मिस्टर हैरी एंड मिस्टर सुजॉय रेसिडेंट्स एंड इंडियन सिटीजन हैव बीन अपॉइंटेड एज एन सीनियर ऑफिशियल इन कंट्री ए एम्बेसी एंड कंट्री बी एम्बेसी respectively in October 24. Mr. Harry and Sujoy are subject to country A and country B respectively and not engaged in any other profession in India. The remuneration received by Indian officials working in country A is exempt, but country B is taxable. The tax treatment of remuneration of Harry and Sujoy from the embassy of country A and country B will be, अच्छा एक सेकेंड, from the embassy of country A and country B will be the dear friends, एक प्रोविजन है जिसका नाम है सेक्शन 1062 जो एग्जम्पशन देता है कुछ इनकम के लिए उन लोगों को जो इंडिया के सिटीजन नहीं है। बट यहाँ पे साहब ये दोनों लोग इंडिया के सिटीजन है, इसलिए 1062 का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। और चूंकि 1062 का एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप चूंकि अगर इंडिया में रेसिडेंट है तो आपकी इनकम टैक्स हो जाएगी, तो आपकी इनकम टैक्स हो जाएगी अंडर द इनकम टैक्स। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक कार प्रोवाइड करती है ड्राइवर के साथ अपने एम्प्लॉय संजय को, जिसकी कैपेसिटी है बिलो 1.6 लीटर। अच्छा, 1600 सीसी। ध्यान दीजिएगा, फॉर ऑफिशियल एज वेल एज फॉर पर्सनल यूज, और कंपनी ने जो एक्सपेंस इनकर किया है वो किया। अच्छा, ध्यान दीजिएगा डियर, कार अप टू 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी जो होगी अलोंग विद ड्राइवर अगर आप देते हो बोथ फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज, और अगर एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर मिट का अगर मतलब मीटअप करता है तो एम्प्लॉय के हैंड में परक्विजिट वैल्यू कितनी होगी? 2700 रुपए पर मंथ, जिसमें 1800 रुपए कार की और 900 रुपए ड्राइवर की, तो 2700 रुपए पर मंथ, 12 महीने की वैल्यू कितनी बन गई? 32,400। अच्छा, Mr. Karan completed his MBA in April 2024 and joined XYZ Limited from 1/5/2024. His basic salary is 2,25,000 रुपए per month and he is paid 12% basic salary as a DA forming part of retirement benefits. He contributed 11% of his basic pay and DA towards recognized provident fund. Dear friends, 12% तक अगर employee contribute करता है
तो वो एटीसी उसको मिल जाता है, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी 12% तक अलाउड होता है। एंड कंपनी कंट्रीब्यूट्स द सेम। अच्छा, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, डियर फ्रेंड्स, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट 9.5% ऑफ द कंट्रीब्यूशन तक है, बट अगर एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा होती है तो सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक के कंट्रीब्यूशन का ही इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है, प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन दे दोगे। अच्छा, What would be the income chargeable to tax under the head salary in the optional regime? तो देखेंगे साहब, सबसे पहले आ गया बेसिक सैलरी जो 2,25,000 इंटू 11, क्योंकि आपने मई से ज्वाइन किया था, तो बेसिक पे आता है डियर 24,75,000 रुपए, और डीए 12% ऑफ बेसिक पे बोले तो 2,97,000 रुपए। इंप्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ इंप्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा, बट किसके बियॉन्ड 12% के ऊपर, बट 11% कॉन्ट्रीब्यूट हुआ है तो इंप्लॉय तो ऐसा कुछ भी टैक्सेबिलिटी नहीं है। इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का कितना तक, 9.5% के ऊपर, बट सर एम्प्लॉयर का जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट है वो 24,662 रुपए है, क्योंकि जो टोटल इंटरेस्ट आया है जिसमें दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने जो इक्वल कंट्रीब्यूशन किया उसका जो टोटल इंटरेस्ट है वह 49,325, तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट बन गया 24,662 रुपए, और मैक्सिमम कितना अलाउड है 28,967 रुपए, मतलब दिस इंटरेस्ट इज विद इन द अलाउड लिमिट, इसलिए कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा, इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट है साहब 24,662, पर अलाउड कितना है 9.5% ऑफ कंट्रीब्यूशन पर, चूंकि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पीएफ में कंट्रीब्यूशन इंप्लॉय की 2.5 लाख से ज्यादा है, पीएफ में इंप्लॉय की कंट्रीब्यूशन है साहब 3,04,920 रुपए, तो सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक का प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट ही अलाउड है। तो इसका मतलब कितना एग्जेम्प्ट होगा, मतलब टोटल इंटरेस्ट इंटू 2.5 लाख डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन, मतलब 20,220 रुपए, तो 20,220 के ऊपर जो 4,442 रुपए है वो टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, बेसिक पे प्लस डीए प्लस टैक्सेबल पोर्शन, आपका जो सम टोटल बनता है साहब वो बनता है 27,76,442, जिसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन बिकॉज यू आर इन ऑप्शनल रिजीम आई थिंक। अच्छा, तो आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया हुआ तो 50,000 रुपए, अदरवाइज 75 मिल जाता, तो आपका टैक्सेबल इनकम है 27,26,442, मतलब टैक्सेबल सैलरी बेसिकली, नॉट टैक्सेबल इनकम। अच्छा, Mr. Jagat is an employee in an accounts department of Bharat Limited, is engaged in manufacturing of cellular devices. अच्छा, चलें, during the financial year following transactions were undertaken by Jagat. He attended a seminar on perquisite valuation. Dear friends, ये जो सेमिनार है perquisite valuation, इसका फायदा जगत को होगा? हाँ सर, इसका फायदा क्या कंपनी को भी होगा, क्योंकि जगत जिसके लिए काम कर रहे हैं परक्विजिट वैल्यूएशन तो कंपनी को बेनिफिट देगा। हाँ सर, तो साहब चूंकि अगर कंपनी खुद के बेनिफिट के लिए, अगर एम्प्लॉय के ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉय के एजुकेशन में कोई कॉस्ट इंकर करती है तो वो एम्प्लॉय के लिए परक्विजिट नहीं होता, सो इट इज नॉट अ परक्विजिट। अच्छा, ट्यूशन फीस ऑफ हिमांशु सन ऑफ जगत पेड टू अ प्राइवेट कोचिंग क्लास, 1,000 रुपए से ज्यादा पर टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, और 25,000 रुपए अगर आपने उसको रिम्बर्स किया तो सब जितना आपने रिम्बर्स किया वो पूरा ही आपका टैक्सेबल हो जाएगा। और अच्छा, मिस सपना डॉटर ऑफ मिस्टर जगत स्टडीड इन भारत पब्लिक स्कूल मेंटेन्ड। अच्छा, ये साहब इंस्टीट्यूशन जो एम्प्लॉयर है उसका खुद का इंस्टीट्यूट है, तो साहब अगर खुद के इंस्टीट्यूट में अगर आप कोचिंग करो, अगर आप ट्यूशन दे रहे हो तो उस केस में अगर 1,000 रुपए से ज्यादा है, और अगर आपने सिमिलर एजुकेशन जो बच्चों बाकी बच्चों को देते हो उससे उतना पैसा अगर आप रिकवर कर लेते हो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो परक्विजिट है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सिमिलर एजुकेशन है साहब 5,250, बट आप सपना से चार्ज करते हो सिर्फ 750, तो इसका मतलब आप कितना बेनिफिट दे रहे हो 45 रुपए 12 महीने के लिए बोले तो 54,000। अच्छा, तो आपकी जो टोटल परक्विजिट वैल्यू है वो है 79,000। आगे आते हैं, मिस्टर के इज अ वर्किंग पार्टनर इन अ फर्म ऑन बिहाफ ऑफ एचयूएफ। तो मिस्टर के इज अ पार्टनर इन अ फर्म ऑन बिहाफ ऑफ एचयूएफ। हु इज अ रियल पार्टनर? एचयूएफ। मिस्टर के इज अ पार्टनर इन द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। अच्छा, has contributed 3 lakh as his capital contribution। अच्छा, मिस्टर के ने, अच्छा एचयूएफ ने साथ 3 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया। अपार्ट फ्रॉम दिस के हैज गिवन 50,000 इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी। के ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी से 50,000 दिया। अच्छा, firm pays interest at per market rate 15% on capital as well as loan. Compute the amount of interest that shall be allowed to the firm. Dear friends, ध्यान दीजिएगा, अगर पार्टनरशिप फर्म कोई इंटरेस्ट पे करता है टू एचयूएफ, एचयूएफ इज एन एक्चुअल पार्टनर, 12% से ऊपर इंटरेस्ट पे करोगे 40 का सीलिंग लग जाएगा। पर अगर पार्टनरशिप फर्म मिस्टर के को मिस्टर के ने जो लोन दिया उस लोन पे इंटरेस्ट पे करता है, तो चूंकि मिस्टर के इज अ पार्टनर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, उस पे 40B का सीलिंग नहीं लगेगा, 40B का डिसअलाउंस नहीं आएगा। तो 50,000 का 15% बोले तो 7,500 रुपए पार्टनरशिप फर्म को अलाउड है, और 3 लाख जो एचयूएफ ने आपको पैसे दिए उसका सिर्फ 12% मतलब 36,000 अलाउड है। तो 36 प्लस 7,500 बोले तो 40
₹3,500 का आपको डिडक्शन का होगा। अच्छा, मिस्टर मयंक हैज रिसीव्ड 75,000 रुपए ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज एनिवर्सरी। अगर साहब अगर आप मैरिज में रिसीव करते तो एग्जम्प्ट हो जाता, पर चूंकि मैरिज एनिवर्सरी है, 50 से ज्यादा है, रिलेटिव से नहीं है, तो पूरा 75,000 टैक्सेबल। मिस्टर ए 45 ईयर्स, इन्होंने अपना एग्रीकल्चर लैंड सेल कर दिया 52 लाख रुपए का ऑन 10/4/24, जिन्होंने जो उनको खरीदा था 49,25,000 का ऑन 13/9/23, सिचुएटेड एट 7 किलोमीटर फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 4 लाख। डियर याद करें, अगर आप अपना रूरल एग्रीकल्चर लैंड सेल करते हैं तो सेक्शन 214 का जो डेफिनेशन है कैपिटल एसेट का, वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट नहीं मानता। सेक्शन 214 का जो डेफिनेशन है एग्रीकल्चरल लैंड का, वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट नहीं मानता। रूरल एग्रीकल्चर लैंड कौन सा लैंड होता है साहब? ऐसा लैंड जो एक ऐसे एरिया में सिचुएटेड है जो एक म्युनिसिपैलिटी या क्लोज टू म्युनिसिपैलिटी, या मतलब जो एक अर्बन एरिया या क्लोज टू अर्बन एरिया ना हो। अभी हमने आपके साथ देखा था एग्रीकल्चर इनकम पे। अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड किसी अर्बन एरिया में है, अर्बन एरिया बोले तो जो कि किसी म्युनिसिपैलिटी के दायरे में आता हो, जिसकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा हो, दैट इज एन अर्बन एरिया। और क्लोज टू अर्बन एरिया बोले तो अर्बन एरिया की पॉपुलेशन 10,000 से लेके 1 लाख तक है तो 2 किलोमीटर तक, 1 लाख से लेके 10 लाख तक है तो 6 किलोमीटर तक, और 10 लाख से ज्यादा है तो 8 किलोमीटर तक का जो एरिया होगा दैट इज एन अर्बन एरिया। अगर उस अर्बन एरिया में अगर आपकी लैंड सिचुएटेड है तो वो कैपिटल एसेट है, कैप गेन बन जाएगा। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, तो साहब जो आपकी लैंड नंबर 1 है वो सिचुएटेड है 7 किलोमीटर फ्रॉम द म्युनिसिपैलिटी, जिसकी पॉपुलेशन है 4 लाख। 4 लाख से लेके 10 लाख तक की पॉपुलेशन पे 6 किलोमीटर तक ही रेंज एक्सटेंड करेगा। क्योंकि ये 7 किलोमीटर मतलब 7वें किलोमीटर पे है, इसलिए ये कैपिटल एसेट नहीं है, कोई कैप गेन नहीं आएगा। अच्छा, नॉट अ कैपिटल एसेट, क्योंकि साहब 1 लाख से लेके 10 लाख तक की लिमिट 6 किलोमीटर तक के दायरे को कवर करती है, और चूंकि ये 7वें किलोमीटर पे है, सिचुएटेड एट 7 किलोमीटर, इसलिए ये कैपिटल एसेट नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। एंड ऑल्सो सोल्ड अनदर एग्रीकल्चर लैंड फॉर 53 lakhs ऑन 12/24, जो इन्होंने खरीदा था 15/2/23 में, इसका मतलब करीबन 1.5 साल के बाद सेल कर दिया। शॉर्ट टर्म कैप गेन अगर होता है तो, जो कि 1.5 किलोमीटर में सिचुएटेड है, जिसकी पॉपुलेशन 12,000 है। डियर फ्रेंड्स, म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन अगर 10,000 से ज्यादा 1 लाख तक है तो 2 किलोमीटर तक के दायरे में जो भी एग्रीकल्चर लैंड है दैट इज एन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, इसकी वजह से कैप गेन बन जाएगा। तो साहब कैप गेन बन गया, शॉर्ट टर्म कैप गेन है 53 का सेल किया, खरीदा था 46 का, 7 लाख का शॉर्ट टर्म कैप गेन। अच्छा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए बी। चलिए आगे आते हैं। मिस्टर एन एलिजिबल एसएससी, एलिजिबल एसएससी बोले तो याद करें 44 AD या 44 AD। अच्छा, मिस्टर एन एलिजिबल एसएससी फॉलोइंग मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कैरिंग ऑन एलिजिबल बिजनेस 44 AD प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स। टर्नओवर है साहब 1 करोड़ 30 लाख 2 करोड़ तक के एसएससी 44 AD में कवर होते हैं, जिसमें से 25 लाख रुपए आपने अकाउंट पे चेक से रिसीव किया 6%, 50 लाख आपने कैश रिसीव किया 8%, 25 लाख रिसीव किया अकाउंट पे चेक बिफोर, तो साहब ये भी 6%। इसका मतलब ये दोनों अमाउंट 6%, बाकी पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो 8% पे आपका प्रिजम्पटिव इनकम बन जाएगा पीजीपीपी का। तो 50 लाख का 6% बोले तो 30 लाख रुपए, और 80 लाख का 8% बोले तो 640 तो आपके पीजीपीपी हेड की इनकम कितनी हुई 9,40,000। अच्छा, मिस्टर राघव हैज 3 हाउसेस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। डियर फ्रेंड्स, 2 घर तक आप सेल्फ ऑक्यूपाई क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 घर से ज्यादा है तो आप कोई 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाई क्लेम करें। तीसरा जो घर है एट योर ऑप्शन कि आप कौन सा थर्ड हाउस चाहते हैं, वो डीम्ड टू लेट आउट बन जाएगा। अच्छा, 2 houses at the option of Raghav would be treated as self-occupied, would be deemed to be let out। अच्छा, आगे आते हैं। अंडर सेक्शन 54 EC, ध्यान दीजिएगा साहब 54 EC में आपके पास जो LTCG आ रहा है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन द बॉन्ड्स ऑफ NHAI और रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विदिन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, विदिन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। अच्छा, तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। मिस्टर ए परचेज्ड इक्विटी शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी ऑन 1/5/24 थ्रू BSE, ही विल सेल द शेयर्स आफ्टर होल्डिंग 18 months ऑन BSE। डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये शेयर्स लिस्टेड है तो 12 महीने के बाद ये लॉन्ग टर्म बन जाएंगे। अच्छा, मिस्टर इज प्रेडिक्टिंग दैट ही विल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 1/30 बाय सेलिंग द शेयर्स, इज ऑफ द व्यू दैट सेड प्रॉफिट शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। क्या बात कर रहे हो, ये तो 112A में कवर होगा। 1.5 लाख के ऊपर जितना भी कैप गेन आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, और हाँ ये टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 12.5%। ठीक बात है। अच्छा, तो साहब हमारा करेक्ट ऑप्शन डी सबसे बेटर ऑप्शन। आगे आते हैं। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट ऑफ अ रेसिडेंट 112A 111A दोनों में से एडजस्ट हो सकता है, कैजुअल इनकम वगैरह से एडजस्ट नहीं होता। मिस्टर रमेश, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इज एम्प्लॉयड इन द इंडियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा,
ध्यान दीजिएगा साहब, चूंकि आप इंडियन सिटीजन हैं और आप नॉन रेसिडेंट हैं और आपको मिलती है अलाउंसेस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर इंडियन सिटीजन को कोई भी सैलरी पे करती है तो वो 913 के हिसाब से डिम्ड होकर अराइज इन इंडिया होता है, पर हाँ परक्विजिट और अलाउंसेस सेक्शन 10(7) की वजह से एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। तो सैलरी तो टैक्सेबल है बट अलाउंसेस और परक्विजिट एग्जेम्प्ट। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सी। अच्छा, Anirudh stays in New Delhi. His basic salary 10,000 per month. DA 60% forms a part of pay is 6,000 रुपए। HRA आपको जो मिलता है वो 5,000 रुपए और आपको कमीशन मिलता है 1% ऑफ टर्नओवर। अनिरुद्ध साहब 5,500 रुपए रेंट पे करता है। टर्नओवर जो है कंपनी का वो 12 लाख रुपए, तो इसका मतलब 1% बोले तो 12,000 रुपए आपको कमीशन मिल गया। अमाउंट ऑफ HRA एग्जेम्प्ट होगा। आप कहाँ? न्यू दिल्ली में है, तो ध्यान दीजिएगा HRA का एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल रिजीम में मिलता है। यू आर इन द ऑप्शनल रिजीम। कितना एग्जेम्प्ट होगा? लोअर ऑफ HRA रिसीव्ड 5,000 रुपए हर महीने, मतलब 60,000। रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब होता है बेसिक पे प्लस डीए up to the extent of employment benefits plus commission if paid as a fixed percentage of turnover। तो बेसिक पे 1,20,000 रुपए क्योंकि 10,000 रुपए पर मंथ है। डीए है 40% ऑफ बेसिक, नहीं है डीए है साहब 6,000 रुपए, जिसमें से 60% एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए फॉर्म करता है, मतलब 3,600 रुपए पर मंथ। बोले तो 43,200 और कंपनी का जो टर्नओवर वो 12 लाख, उसका 1% बोले तो 12,000। तो साहब जो सैलरी बनती है वो बनती है 1,75,200। इसका सैलरी का 50% 87,600 और रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। रेंट आप पे करते हैं 5,500 रुपए पर मंथ, तो रेंट आपने जो पे किया वो आपने पे किया 66,000 रुपीज और 10% ऑफ सैलरी 17,520। तो रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी है 48,480। तो इन तीनों में से सबसे कम क्या है? 48,480, ये एग्जेम्प्ट हो गया। अच्छा, आगे आते हैं। विद्या रिसीव्ड 90,000 रुपीज एम टुवर्ड्स रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। डियर फ्रेंड्स, अनरियलाइज्ड रेंट आप जिस साल रिसीव करते हो उस साल वो टैक्स हो जाएगा आफ्टर प्रोवाइडिंग 30% डिडक्शन। इवन जिस साल आपने वो रेंट रिसीव किया, भले उस साल वो प्रॉपर्टी ना हो आपके पास जिसके कॉन्टेक्स्ट में आपने वो अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव किया। अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी के लिए अगर आपने कोई पैसा लीगल एक्सपेंसेस में किया, कुछ पुलिस को खिलाया, कुछ रिकवरी एजेंट्स वगैरह को खिलाया, 30% फ्लैट डिडक्शन, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो साहब 90,000 का 30% बोले तो 27,000 रुपए, उसको माइनस कर दो 63,000 रुपीज टैक्सेबल। अच्छा, Mr. Raja, proprietor, commenced operation of a business of new 3-star hotel in Mumbai। ध्यान दीजिएगा साहब, 3-star होटल जैसे आप देखोगे 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस आपके दिमाग में आना चाहिए। ऑन 1/7/24 ही हैड मेड अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 7 करोड़ 58 लाख, जिसमें से 1.58 करोड़ वाज फॉर द परचेज ऑफ लैंड। तो साहब लैंड का तो अलाउड ही नहीं है, लैंड गुडविल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब एलिजिबल एक्सपेंडिचर कितना? 6 करोड़ रुपए, जिसको आप क्लेम कर सकते हो इन द ईयर ऑफ ऑपरेशन अंडर सेक्शन 35 AD, यदि आप ऑप्शनल रिजीम में रहते हो, क्योंकि साहब डिफॉल्ट रिजीम में 35 AD नहीं मिलता। अच्छा, 5.7 crore has been used for the construction of hotel and balance 1.3 crore for furniture। तो साहब होटल और फर्नीचर दोनों मिल जाएगा। फर्नीचर भी कैपिटल एसेट है। हाँ, लैंड गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अलावा जो भी कैपिटल एसेट है वो सारा मिल जाएगा, मतलब पूरी 6 करोड़ रुपए एलिजिबल है 35 AD में। अच्छा, he wants to well the, अच्छा ये भी सारी बातें हो गई। हिज प्रॉफिट एंड, तो 50 लाख रुपए आपका प्रॉफिट है, तो 50 लाख में 6 करोड़ रुपए घटा दो, तो आपके पास जो लॉस बच गया वो 550 लाख, मतलब 5.5 करोड़ बच गया, जिसको आप अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी कर सकते हो और उसको सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से मतलब माइनस कर सकते हो। तो चाहते क्या हो सब? He wants to file his ITR on, चले how much deduction can claim and losses। तो साहब 50 लाख का डिडक्शन ले लो, 5.5 करोड़ का लॉस कैरी कर लो। अच्छा, ही कैन क्लेम अ डिडक्शन ऑफ 6 करोड़ रुपए, बिल्कुल सही, आप 6 करोड़ का पूरा डिडक्शन कैरी कर लो और 50 लाख रुपए इनकम से सेट ऑफ होगा, 5.5 करोड़ का लॉस सेट आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर लो। तो 16 का आंसर हो गया अभी। एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन एसएलएम। ध्यान दीजिएगा साहब, अगर आप पावर जनरेशन या पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में एंगेज्ड हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं बेस्ड ऑन एसएलएम एज पर सेक्शन 311 और डब्ल्यूडीवी। तो अगर आप डब्ल्यूडीवी बेसिस पे चार्ज करते हो तो ब्लॉक ऑफ एसेट पे मिलेगा, एसएलएम पे चार्ज करते हो तो इंडिविजुअल एसेट पे मिलेगा। और अगर आप एसएलएम पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो और अगर आपने कोई एसेट को सेल किया जिसकी डब्ल्यूडीवी जो थी, जिसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू थी, अगर वो और उसका जो एक्चुअल सेल्स प्राइस है वो अगर एक्चुअल सेल्स प्राइस उसके डब्ल्यूडीवी में से कम है, डब्ल्यूडीवी से कम है, तो जो डेफिशिएंसी होगी वो आपको ऐसे टर्मिनल डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगी, प्रोवाइडेड कि आप उसको राइट ऑफ कर लोगे अपने बुक्स में, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, आपने अपनी मशीन सेल की जिसकी डब्ल्यूडीवी है साहब 1.35 और आपने सेल किया 1.20, मतलब 15,000 रुपए का लॉस हुआ, तो 15,000 रुपए विल बी अलाउड टू यू एज अ टर्मिनल डेप्रिसिएशन। चलिए फिर आगे आते हैं।
अच्छा, मिस्टर राम एन इंडियन रेसिडेंट परचेज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 28/5/1999 को, तो इसका मतलब साहब 1/4/2001 को एसडीवी या फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर कैन बी कंसिडर्ड एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, तो फेयर मार्केट वैल्यू है साहब और एसडीवी, तो 32,40,000 रुपए इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन गई। 5/2/12 को इन्होंने एक अग्रीमेंट किया विद ब्योमकेश, जहां पे इन्होंने प्रॉपर्टी को सेल करना था बट वो मटेरियलाइज नहीं हो सका। 390 इन्होंने फॉरफिट कर लिया, क्योंकि एडवांस 1/4/2014 के पहले रिसीव करके फॉरफिट किया गया है, तो 390 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से घट जाएगा। और जिस साल इसको कैप गेन निकालोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की कैलकुलेशन करोगे, 390 माइनस कर देना। अच्छा चले, व्हाट वुड बी द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इफ सेल्स प्रॉपर्टी 23/5/24। तो साहब चूंकि आप 23/5/24 को सेल कर रहे हो तो इंडेक्सेशन मिल जाएगा। अगर ये 23/7/24 या उसके बाद होता तो कैप गेन के कैलकुलेशन के लिए इंडेक्सेशन नहीं मिलता। हाँ, टैक्स पेबल के कैलकुलेशन के लिए आप कंपैरिजन करते, पर इनिशियली जो कैप गेन का कैलकुलेशन होता उस पर इंडेक्सेशन नहीं मिलता। तो ध्यान दीजिएगा साहब, मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, 32,40,000 रुपए। इसमें से 390 माइनस कर दो जो मैंने फॉरफिट किया था, और इसमें से सीआईआई का बेनिफिट, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट दे दो, इनटू 363 डिवाइडेड बाय 100, तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी 1,34,55,000 रुपए। अच्छा, 1,03,45,500। अच्छा, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन डी होना चाहिए। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होना चाहिए डी। मिस्टर हरी रिसीव्ड अ वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन ऑफ 8 लाख आफ्टर 30 years 2 months ऑफ सर्विस, ही स्टिल हैज 5 years सर्विस लेफ्ट। याद करना साहब, वॉलंटरी रिटायरमेंट का अगर आप कंपनसेशन रिसीव करते हैं तो सेक्शन 10(10) से कुछ एग्जम्पशन देता है, और एग्जम्पशन क्या होता है, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या ध्यान दीजिएगा, कंपनसेशन रिसीव्ड है 8 लाख रुपए, स्टेट्यूटरी लिमिट है साहब 5 लाख रुपए, और इसके अलावा हर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस की 3 मंथ ऑफ सैलरी। तो साहब नंबर ऑफ कंप्लीटेड मंथ ऑफ ईयर ऑफ सर्विस इज 30 years, और यहाँ पे जो आपकी जो सैलरी है ध्यान दीजिएगा वो कितनी है आपकी, 3 मंथ ऑफ सैलरी 15,000 रुपए, और जिसमें डीए जो फॉर्म्स पार्ट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट तो 18,000 रुपए, इसका 3 मंथ मतलब 54,000 इंटू 30, और फोर्थ जो लिमिट होती है वो होती है लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट। 18,000, 5 साल की सर्विस बाकी है तो 60,000। तो आपका जो लोएस्ट लिमिट है वो 5 लाख रुपए है, 5 लाख एग्जेम्प्ट हो गया, 8 मिला था, 3 टैक्स हो जाएगा। अच्छा, एचआरए पेड टू एन एम्प्लॉय इन पटना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई 50% ऑफ सैलरी, अदरवाइज 40% ऑफ सैलरी। अच्छा, क्लबिंग ऑफ इनकम, ध्यान दीजिएगा, मिस्टर इज अ मेंबर ऑफ हिज फादर्स एचयूएफ। साहब अगर आप किसी एचयूएफ में कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, और उसके एचयूएफ के पार्टीशन के बाद अगर वो प्रॉपर्टी आपके स्पाउस को मिल जाता है, तो उस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगा वो ट्रांसफरर मेंबर के हैंड में क्लब हो जाएगा। तो यहाँ पे मिस्टर ए एचयूएफ में कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, और इसके बाद एचयूएफ का पार्टीशन हुआ, और ये जो प्रॉपर्टी है साहब ये कन्वर्टेड प्रॉपर्टीज रिसीव्ड बाय मिसेस ए, मतलब मिस्टर ए की स्पाउस, तो ये जो कन्वर्टेड प्रॉपर्टीज जो इनकम है वो मिस्टर ए के हैंड में टैक्स होगी 64(2) के हिसाब से। अच्छा, Mrs. Bhavna, wife of Sonu, is a partner in the firm. Her capital contribution is 10 lakh rupees to the firm on 31/3/24, जिसमें से 6 लाख रुपए जो है वो गिफ्ट से मिला है, तो मतलब 10 लाख में से 6 लाख गिफ्ट है, 4 लाख रुपए खुद का पैसा है। इन्होंने 2 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर दिया गिफ्ट लेके, तो इसका मतलब 12 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट है, 8 लाख का गिफ्ट है और 4 लाख खुद का इन्वेस्टमेंट है। तो साहब 8/12, तो 8/12 का जो प्रोपोर्शनेट इनकम होगा, इन जो इंटरेस्ट इनकम होगा वो सोनू के हैंड में क्लब हो जाएगा, रिमेनिंग भावना के हैंड में टैक्स हो जाएगा। अच्छा, फर्म पेज इंटरेस्ट ऑफ 1/20 एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर के लिए एग्जेम्प्ट है, वो फर्म के हैंड में टैक्स हो जाएगा, मतलब ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1/20, तो साहब 1/20 में से सोनू के हैंड में कितना टैक्स होगा, 1/20 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12, 80,000 रुपए, भावना के हैंड में 40,000 रुपए। शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है, सोनू और इंटरेस्ट, क्या बात है। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन बी होना चाहिए। फिर तो हमारा 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए साहब, बी। अच्छा, आगे आते हैं, मिस्टर राम ओन्स 515% डिवेंचर्स ऑफ आर इंडस्ट्रीज ईच ऑफ 500 ईच, एनुअल इंटरेस्ट है 37,500 रुपए पेबल टू दीज डिवेंचर्स, ही ट्रांसफर्स इंटरेस्ट विदाउट ट्रांसफरिंग ओनरशिप। डिफरेंस याद करें, सेक्शन 60 कहता है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, तो जो पर्सन इनकम को ट्रांसफर कर रहा है, एसेट को ट्रांसफर किए बिना, वो इनकम उस पर्सन के हैंड में ही क्लब होगी और टैक्स होगी। तो ध्यान दीजिएगा, क्या श्याम इस इनकम को टैक्स कर सकते हैं अपने आईटीआर में, तो इसका जवाब है नहीं, सिंस राम हैज नॉट ट्रांसफर्ड डिवेंचर। हाँ, इंटरेस्ट इज नॉट टैक्सेबल, इट वुड बी इंक्लूडेड। करेक्ट ऑप्शन हमें बी समझ में आता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, डिवेंचर जो एसेट है वो ट्रांसफर नहीं हुआ, सिर्फ उसकी इनकम को ट्रांसफर किया गया, हेंस इट इज नॉट अलाउड। अच्छा, मिस्टर रविंद्र गिफ्टेड हाउस प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ मिस मीना एंड फ्लैट टू डॉटर इन लॉ,
सीता, अच्छा, बोथ आर द प्रॉपर्टीज लेट आउट। डियर, अगर आप अपने स्पाउस को कोई हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन और अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तो साहब क्लबिंग नहीं होती, डीम्ड ओनरशिप बन जाती है सेक्शन 27 के हिसाब से। तो अरविंद ने जो घर मीना को दिया ये तो डीम्ड ओनरशिप बन गया 27 में, पर अरविंद ने जो घर अपने डॉटर इन लॉ सीता को दिया, इसकी तो इस इनकम, जो घर की इनकम होगी, इसकी क्लबिंग होगी इन द हैंड्स ऑफ अरविंद। आई होप आपको याद है। अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी डीम्ड डोनर मीना, अच्छा, डीम्ड डोनर ऑफ मीना बट इनकम गिफ्टेड टू सीता। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन 4 का क्या होना चाहिए? डी। अच्छा, मिस्टर आरव गिफ्टेड हाउस प्रॉपर्टी वैल्यूड एट ₹50 लाख टू हिज वाइफ गीता। अच्छा, जिन्होंने इंटर्न गिफ्टेड द प्रॉपर्टी टू डॉटर इन लॉ दीपा, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आरव ने इनडायरेक्टली दीपा को प्रॉपर्टी दे दी जो कि इनके डॉटर इन लॉ है। तो साहब इस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी वो ट्रांसफर 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 के हैंड में क्लब हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रांसफर कौन है साहब? आरव ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की अपने डॉटर इन लॉ को थ्रू हिज वाइफ गीता, तो एक तरह से इनडायरेक्ट ट्रांसफर है टू द डॉटर इन लॉ। तो इस प्रॉपर्टी की जो इनकम होगी वो आरव के हैंड में टैक्स हो जाएगी। चलो, तो 20,000 रुपए पर मंथ है, तो साहब 20,000 रुपए इंटू 12 माइनस 30% कितना बना? 1,68 जो है वो आरव के हैंड में टैक्स हो जाएगा। अच्छा, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी। Mrs. Shivani, wife of Mr. Anurag, is a partner in the firm. Her capital contribution 5 लाख to the firm, 1,424, जिसमें से 3.5 लाख जो है वो अनुराग से। अच्छा, तो 3.5 लाख रुपए प्रोपोर्शनेटली 3.5 लाख रुपए इंटरेस्ट का अनुराग के हैंड में टैक्स हो जाएगा। पेज इंटरेस्ट है साहब 50,000 रुपए, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, तो प्रॉफिट तो ऐसे ही एग्जाम्प्ट है, तो 50,000 रुपए का इंटरेस्ट है जिसमें से डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 3.5 लाख रुपए अनुराग। तो साहब इस 50,000 के इंटरेस्ट में 35,000 अनुराग के हैंड में टैक्स होगा, 15,000 शिवानी के हैंड में टैक्स होगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐसे एग्जाम्प्ट है। अच्छा, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन सी समझ में आता है। चल, मिस्टर राज मेक्स अ गिफ्ट ऑफ 25,000 टू हिज वाइफ रमा ऑन 27/3/24, रमा ऑन 1/4/24। अच्छा, इन्वेस्ट 75,000 इन अ पार्टनरशिप फर्म एज अ कैपिटल ऑफ हिज एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर इनको इंटरेस्ट मिला 12,000, सैलरी मिली 1 बीस। डियर फ्रेंड, जो सैलरी होती है वो क्लब नहीं होती नॉर्मल कंडीशंस में। सैलरी एक पार्टनरशिप फर्म से स्पाउस के हैंड में तब क्लब होती है जब जो स्पाउस है साहब, एक और स्पाउस, उसके पास उस पार्टनरशिप फर्म का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और यहाँ पे लेट्स से जो रामा है वो विदाउट सफिशिएंट क्वालिफिकेशन उस पार्टनरशिप फर्म में काम कर रही है, तभी सैलरी की क्लबिंग होगी, अदरवाइज सैलरी क्लब नहीं होगी, सिर्फ इंटरेस्ट जो होगा साहब वो क्लब होगा। अच्छा, तो टोटल इंटरेस्ट फर्म ने जो पे किया है डियर, वो पे कितना किया है? ध्यान दीजिएगा 12,000 रुपए। अब हमें देखना है कि फर्म मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट पे कर सकता है। 12%, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन 75,000 है, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट जो फर्म पे कर सकता है दैट इज जस्ट 9,000 रुपीज। ध्यान दीजिएगा, फर्म ने इंटरेस्ट कितना पे किया? 12,000। अलावेबल इंटरेस्ट फर्म को डिडक्शन की तरफ से कितना है? 12%, 40 भी याद करें तो 9,000। फर्म को साहब 12,000 में से 3,000 रुपए तो अलाउड ही नहीं है, तो ये फर्म के हैंड में टैक्स होगा। राज या रमा के हैंड में टैक्स नहीं होगा। सिर्फ 9,000 रुपए का डिस्प्यूट है कि राज के हैंड में टैक्स होगा या रमा के हैंड में टैक्स होगा। अच्छा, जहां तक राज का सवाल है, तो राज ने साहब 75,000 के कॉन्ट्रीब्यूशन में राज ने जो है वो 25,000 रुपए दिया था, तो 1/3 राज के हैंड में टैक्स हो जाएगा। तो 9,000 रुपए का साहब 1/3 बोले तो 3,000, और रमा के हैंड में 6,000 रुपए टैक्स हो जाएगा। इससे आसान जीवन में क्या होगा? चाहते क्या हो साहब? अच्छा, राज के हैंड में 3,000 रुपए। अच्छा, करेक्ट ऑप्शन ये हो गया। मिस्टर विशाल स्टार्टेड अ प्रोप्राइटरी बिजनेस ऑन 1/7/23 विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख, जिसमें इनको लॉस हो गया। तो ध्यान दीजिएगा साहब, 1/4/24 को विशाल के पास जो अपना कैपिटल है वो है 4 लाख, और अपनी वाइफ से इन्होंने 4 लाख रुपए और लिया। तो इसका मतलब इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा वो 1:1 के रेशियो में शेयर हो जाएगा। बिजनेस से प्रॉफिट है साहब 2 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए विशाल के एंड में टैक्स होगा, 1 लाख रुपए इनकी वाइफ की इनकम बन जाएगा, काम ही नहीं की। अच्छा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी होना चाहिए। आगे आते हैं। ऑन 20/10/2024 पीहू अ माइनर चाइल्ड गेट्स अ गिफ्ट ऑफ 20 लाख फ्रॉम हर फादर्स फ्रेंड। डियर फ्रेंड्स, जो गिफ्ट आपको मिला वो किसी रिलेटिव से नहीं मिला, 50,000 से ज्यादा है, इसलिए ये पूरा 20 लाख रुपए इनकम टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 56(2)(10), और चूंकि माइनर चाइल्ड है साहब, तो माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट। किस पेरेंट के? हुज टोटल इनकम बिफोर दिस क्लबिंग इज हायर। माइनर चाइल्ड की इनकम साहब कुछ कुछ केसेस में क्लब नहीं होती। किस केस में? अगर माइनर चाइल्ड ने कोई इनकम अर्न किया है फ्रॉम स्किल, टैलेंट या फिर नॉलेज, या अपने लेबर मींस फिजिकल वर्क से, या एटीयू से अगर कोई सफर कर रहा है माइनर चाइल्ड, उस केस में क्लबिंग नहीं होगी, अदरवाइज हर केस में क्लबिंग हो जाएगी। तो ये 20 लाख रुपए क्लब हो जाएगा, साथ में इससे जो 13,000 का एफडी है वो भी क्लब हो जाएगा।
और अच्छा, चूंकि ये डिफॉल्ट रिजीम में है तो 1032 का एग्जेम्पशन 1500 रुपए भी नहीं मिलेगा। और किसके हैंड में क्लब होगा? इन द हैंड्स ऑफ मदर और फादर हुज टोटल इनकम बिफोर दीज टू क्लबिंग्स इज हायर। तो ध्यान दीजिएगा, क्लबिंग शैल बी, अच्छा तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ज्यादा बेटर ऑप्शन है डी। अच्छा, पंकज गिफ्टेड ₹3 लाख टू हिज वाइफ पिंकी एंड 2 लाख टू हिज डॉटर रिंकी। अच्छा ध्यान दीजिएगा, डॉटर के साथ एज 20 ईयर्स है, चूंकि 18 साल से ज्यादा, तो इसलिए डॉटर को जो आपने इनकम दिया वो टैक्स प्लानिंग के लिए तो नहीं हो सकता। आप साहब 20 साल के बच्चों को इनकम कुछ पैसे दोगे, आपको लगता है कि वो आपको उस पैसे को टैक्स प्लानिंग करने में मदद करेगा, या पता चला कि वो अगले दिन उस फोन का आईफोन खरीद, उस पैसे का आईफोन खरीद के ले आएगा? सर कहना कुछ भी मुश्किल है। अच्छा, तो रिंकी को जो आप गिफ्ट दे रहे हो डेट इज नॉट सब्जेक्ट टू क्लबिंग, क्योंकि ये माइनर नहीं है। हाँ, पिंकी को जो आप गिफ्ट दे रहे हो 3 लाख रुपए, इससे जो इंटरेस्ट आएगा वो पंकज के एंड में क्लब हो जाएगा, बट साहब ये जो क्रिएशन ऑफ इनकम होगा वो क्लब नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, आपने गिफ्ट किया था 1 अप्रैल 21 को, बोथ पिंकी एंड रिंकी ने ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 11% टैक्सेबल बॉन्ड में, और जिसका जो इंटरेस्ट है वो ईयरली आता है और री इन्वेस्ट हो जाता है सेम बॉन्ड में। आपसे पूछा गया है डिटरमाइन व्हाट वुड बी द अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पिंकी फॉर द सस्पेंड ईयर 25-26। मतलब पिंकी के हैंड में कितना टैक्स होगा, पिंकी के हैंड में कितना टैक्स होगा जो पैसा क्रिएशन से आएगा, पंकज के हैंड में कितना टैक्स होगा जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से इनकम आएगी। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर 21-22 को 3 लाख रुपए आपने गिफ्ट कर दिया, जो इनकी वाइफ ने 11% बॉन्ड में लगा दिया, तो साहब प्रीवियस ईयर 21-22 का जो इंटरेस्ट वो 33,000 रुपए पूरा पंकज के हैंड में टैक्स हो जाएगा। चूंकि ये इंटरेस्ट री इन्वेस्ट हो रहा है, तो साहब हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी 3 लाख रुपीस, बट 22-23 के पहले दिन 3 लाख प्लस 33,000, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ के हो गई 333। अब ये इस दिन 333 इन्वेस्ट होगा 11% पे, इंटरेस्ट बनेगा 36,630 रुपए। इसमें से ओरिजिनल इंटरेस्ट 33,000 तो पंकज के हैंड में टैक्स होगा, बट साहब 36-30 जो है वो पिंकू सॉरी क्या नाम था, अच्छा पिंकी के हैंड में टैक्स होगा। अच्छा, अब जो टोटल इंटरेस्ट है साहब 36,630, अब ये पूरा री इन्वेस्ट हो जाएगा, तो ऑलरेडी था हमारे पास 333, अब ये री इन्वेस्ट हुआ तो कितना हो गया 369,630। इसका 11% तो इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट बनेगा 40659, इसमें से 33,000 पंकज के और 7659 पिंकी के हैंड में टैक्स होगा। अब ये भी री इन्वेस्ट हो गया तो टोटल बना साहब 410,289, जिसमें से टोटल इंटरेस्ट है 45,132, जिसमें से 33,000 रुपए पंकज और 12,132 रुपए पिंकी के हैंड में टैक्स हो गया। आई होप आपको बात समझ आई। चलें फिर आगे आते हैं। मिस्टर रवि इनकर्ड अ लॉस ऑफ 4 लाख इन द लेदर बिजनेस। अगर पीजीपीपी का लॉस है साहब, आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो अप्रैल इनकम के भी प्रॉफिट से, बिल्कुल सही बात है। एलटीसीजी से भी सैलरी सेट ऑफ नहीं कर सकते, पहले इंट्रा हेड सेट ऑफ करो, मतलब पहले किसी दूसरे बिजनेस इनकम से सेट ऑफ करो, फिर इंटर हेड सेट ऑफ करो, तो पहले 1 फिर 2। अच्छा, फर्स्ट फ्रॉम 1 देन 2। अच्छा, और रिमेनिंग लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा डी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा साहब डी। अच्छा, आगे आते हैं। ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 24-25 ए एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट, मतलब ऑप्शनल रिजीम में है, हैज अ लॉस ऑफ 8 लाख अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिएगा साहब, हाउस प्रॉपर्टी लॉस ऑप्शनल रिजीम में 2 लाख रुपए तक आप दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं। चलें, द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड। अगर हाउसिंग हेड में लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी में, इवन अगर आईटीआर आप टाइम से फाइल नहीं करते, फिर भी लॉस के सेट ऑफ में और कैरी फॉरवर्ड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नाउ व्हाइल फाइलिंग आईटीआर फॉर ही विशेस टू सेट ऑफ द लॉस, बिल्कुल सेट ऑफ कर सकते हो। हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 5 लाख, तो साहब आपका करंट ईयर का हाउस प्रॉपर्टी का इनकम 5 लाख है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 8 लाख है, तो 5 लाख तक सेट ऑफ कर दो। और इंटरेस्ट ऑन एफडी ये आपका इनकम टैक्स हो जाएगा। मिस्टर कैंस, हाँ आप 5 लाख रुपए तक सेट ऑफ कर लो। बैलेंस लॉस जो 8 लाख का जो लॉस था 5 सेट ऑफ हो गया 3 लाख रुपए, और रिमेनिंग जो 6 साल है उसको कैरी फॉरवर्ड कर लो, मतलब 1 साल बच गया, 7 साल और कैरी फॉरवर्ड कर लो। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। आगे आते हैं। मिस्टर रोहन इनकर्ड 3 लाख रुपए इन द रिटेल ट्रेड लॉस अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम ही कैन सेट ऑफ। प्रॉफिट ऑफ, हाँ इससे भी सेट ऑफ कर सकते हो, इससे भी सेट ऑफ कर सकते हो। स्पेक्युलेटिव बिजनेस के इनकम से नॉर्मल बिजनेस के लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं, स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस को नॉर्मल बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। चलो, मिस्टर अर्पण, अच्छा सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ कंप्यूटिंग टोटल इनकम। सैलरी से साहब इनकम है आपकी 4 लाख, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, चाहते क्या हो साहब, इफ यू पेज टैक्स अंडर डिफॉल्ट रिजीम। ध्यान दीजिएगा साहब, क्योंकि आप डिफॉल्ट रिजीम में टैक्स पे कर रहे हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को तो भूल जाओ। बिजनेस लॉस को आप इससे सेट ऑफ नहीं कर सकते, इससे सेट ऑफ कर सकते हो। तो सैलरी बन गई 4 लाख, बैंक एफडी पूरा ही खत्म हो गया इनकम, और 20,000 का बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड कर लो।
टोटल इनकम है 4 लाख, बिजनेस लॉस टू बी कैरिड फॉरवर्ड। 4 का आंसर क्या बन गया? सी। अच्छा, 4 का आंसर क्या बन गया? सी। मिस्टर इनका शॉर्ट टर्म कैप लॉस, शॉर्ट टर्म कैप लॉस का शॉर्ट टर्म कैप गेन और एलटीसीजी दोनों से सेट ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 नो लॉस, एक्सेप्शन क्या है? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और अनअब्सॉर्ब्ड एप्रिसिएशन। अच्छा, A Limited has unabsorbed appreciation of 4.5 लाख. This loss can be carried forward. Unabsorbed appreciation आप अनलिमिटेड पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड करके फ्यूचर में आप हर इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेप्ट सैलरी। अच्छा, During the assessment year 25-26, Kabir has a loss of 6 lakh under the house property, 5 lakh PGBP, income of 3 lakh from LTCG और इन्होंने अपना ITR फाइल किया है 31/12/25 को। इसका मतलब आफ्टर ड्यू डेट, तो साहब ड्यू डेट के बाद अगर आप अपना ITR फाइल करोगे तो PGBP का लॉस और कैप गेन का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। डिटरमाइन हिज इनकम एंड अमाउंट ऑफ लॉस इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर। तो साहब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके पास कोई रिजीम मेंशन नहीं है तो हम क्या अज्यूम करेंगे? डिफॉल्ट रिजीम। ठीक बात है, क्योंकि कोई रिजीम नहीं है तो डिफॉल्ट रिजीम। डिफॉल्ट रिजीम में साहब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो ऐसे ही लैप्स कर जाता है, तो इस लॉस को तो भूल जाओ। हाँ, पीजीबीपी का लॉस 5 लाख है, कैप गेन की इनकम है 3 लाख, तो 5 लाख के लॉस को 3 लाख के एलटीसीजी से सेट ऑफ कर लो। 2 लाख का जो पीजीबीपी लॉस है, चूंकि आपने आईटीआर टाइम से फाइल नहीं किया इसकी वजह से वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, तो आपकी इनकम है निल एंड नो लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए सी। अच्छा, विराट runs a business of manufacturing shoes। अच्छा चले, विराट हैज अ बिजनेस लॉस अनअब्सॉर्ब्ड एप्रिसिएशन। आपसे पूछा गया है ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या होगा। सर याद करें साहब, मदर इंडिया एप्रिसिएशन के केस में ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या होता है? सबसे पहले करंट ईयर एडेप्शन, इसके बाद ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, और जितना पुराना लॉस उसको पहले सेट ऑफ करेंगे, इसके बाद ब्रॉट फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब्ड एप्रिसिएशन। तो सबसे पहले क्या सेट ऑफ करो? करंट ईयर एप्रिसिएशन के बारे में कोई डेटा नहीं है तो सिर्फ लॉस से, तो फर्स्ट लॉस ऑफ 22-23, 23-24, क्या बात है? तो पहले ऑप्शन हमारा सही हो गया। Mr. X has a brought forward loss from house property 3-10 while filing ITR normal provision under ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को पूरा सेट ऑफ कर सकते हो, करंट ईयर लॉस को 2 लाख तक सेट ऑफ कर सकते हो, तो ये पूरा सेट ऑफ हो जाएगा। अच्छा, द डिटेल्स ऑफ इनकम लॉस फॉर मिस्टर कुमार, इनकम फ्रॉम सैलरी 5-20, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, चाहते क्या हो? अच्छा, तो ये ऑप्शनल रिजीम में साहब अगर आप हैं तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को 2 लाख तक दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हो। ऑप्शनल रिजीम में हाउस प्रॉपर्टी के 2 लाख रुपए तक के लॉस को दूसरे रिजीम से सेट ऑफ कर सकते हो, बाकी को कैरी फॉरवर्ड कर लो। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है डियर 3-20, अच्छा 95 + 2 25, तो 3-20 में से 2 लाख रुपए सैलरी हेड से मैंने सेट ऑफ कर लिया, बचा 1-20, इसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है, तो ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अच्छा, चाहते क्या हो? व्हाट इज द ग्रॉस टोटल इनकम? तो साहब सैलरी में से 5-20 में से 2 लाख का लॉस माइनस हो गया। अच्छा, इसके अलावा लॉस फ्रॉम मेडिकल बिजनेस, लॉन्ग टर्म कैप गेन, मेडिकल बिजनेस के लॉस को एलटीसीजी से सेट ऑफ कर लो, 40,000 रुपए बचा, और अदर सोर्सेस 80,000 रुपए बचा, मतलब 40,000 80,000, 1-20 सैलरी है साहब आपकी, 3-20 तो 4-40 आपका टोटल इनकम हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। आगे आते हैं डिडक्शंस। मिस्टर एक्सेस 2 यूनिट्स, 1 इन एससीजेड 1 इन डीटीए। द यूनिट इन एससीजेड वाज सेट अप इन 12-3-16। तो साहब अगर 12-3-16 को अगर आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हो तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर 15-16, 12-3-16 बोले तो 15-16, ये चल रहा है प्रीवियस ईयर 24-25, मतलब ये नवा साल है, मतलब 50% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रॉफिट आपको एग्जेम्पशन मिल, मतलब डिडक्शन मिल जाएगा 10AA में। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, जो आपका टोटल टर्नओवर है साहब वो 8 करोड़ 50 लाख है, डीटीए का टर्नओवर 3 करोड़ 25 लाख है, तो इसका मतलब एससीजेड यूनिट का टर्नओवर कितना होगा? 5 करोड़ 25 लाख रुपए। ये एससीजेड का टोटल टर्नओवर है, जिसमें से एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है? एक्सपोर्ट टर्नओवर है साहब 3 करोड़ 50 लाख, बट हम एक्सपोर्ट टर्नओवर सिर्फ उतना कंसिडर करेंगे जो आप क्यूमुलेटिव, जो आप कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर इंडिया में लेकर आ सकते हो, जो है साहब 2.5 करोड़ रुपए। तो हमारे लिए जो एक्सपोर्ट सेल्स या जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है वो 2 करोड़ 50 लाख रुपए है, और आपका जो प्रॉफिट है एससीजेड का वो कितना है? नेट प्रॉफिट ऑफ एससीजेड इज 80 लाख रुपीज। तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? 80 लाख इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर 2.5 करोड़ और टोटल टर्नओवर ऑफ एससीजेड 525, इसका 50% बोले तो 19,0476। अच्छा, रमेश साहब रेंट पे करते हैं, 80 जीजी में कितना डिडक्शन मिलेगा यदि उनको एचआरए मिलता है? डियर, अगर आपको एचआरए मिलता है तो आप 80 जीजी क्लेम नहीं कर सकते, तो इसका मतलब नहीं। अच्छा,
राजन अ रेसिडेंट जिन्होंने 15,000 रुपए मेडिकल ट्रीटमेंट में इंकर किया फॉर डिपेंडेंट ब्रदर हु इज अ पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी। डियर सेक्शन 80 डीडी आपको 75,000 का फ्लैट डिडक्शन देता है। यदि सीवियर डिसेबिलिटी का केस हो तो 1,25 का फ्लैट डिडक्शन irrespective of the amount which has been incurred for the medical treatment or any kind of deposit। तो 1,25 का फ्लैट डिडक्शन। अच्छा, मिस्टर श्रीनिवास जो 72 ईयर्स के हैं, इन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 52,000 का। क्योंकि आप 72 ईयर्स के हैं साहब, तो आपको 50,000 तक का डिडक्शन अलाउड है। अच्छा, ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ अर्पिता इज 6 लाख रुपए। शी हैड टेकन अ लोन ऑफ 720 इन द फाइनेंशियल ईयर फॉर हर हस्बैंड। चूंकि ये रिलेटिव है, इंडिविजुअल के लिए फैमिली है, चिल्ड्रन भी हो सकता है, तो इस पे लोन का जो इंटरेस्ट है साहब वो 45,000, पूरा 45,000 का डिडक्शन आपको 80E में मिल जाएगा इन द ऑप्शनल स्कीम। अच्छा, तो आपका जो टोटल इनकम बन जाएगा वो 6 लाख माइनस 45,000 रुपए, सॉरी 45,000 तो इंस्टॉलमेंट। तो इंटरेस्ट कितना पे किया? इंटरेस्ट 65,000 रुपए, माई मिस्टेक। इंटरेस्ट आपने पे किया 65,000, तो 6 लाख माइनस 65,000 बोले तो आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम होगा वो हो जाएगा आपका 535। हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए 535। अच्छा, मिस्टर शिवा मेड अ डोनेशन ऑफ 50,000 टू पीएम केयर फंड्स। डियर फ्रेंड्स, पीएम केयर फंड्स का जो डोनेशन होता है वो अलाउड होता है 100% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, मतलब पूरा 50,000 आप एटीजी क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप 20,000 रुपए डोनेट करते हो टू पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड 50% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, मतलब 20,000 का 10,000 रुपए आपको एटीजी मिल जाएगा। और आप डोनेशन देते हो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को जो आप डोनेशन देते हो वो 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट होता है, बट अगर 2,000 से ज्यादा डोनेशन है तो वो अदरवाइज कैश होना चाहिए। क्योंकि आपने 10,000 का डोनेशन दे दिया कैश में, तो ये आपको अलाउड नहीं है, तो सिर्फ 60,000 का डिडक्शन मिलेगा। आते हैं मिस्टर सुहान, इज अ नॉन रेसिडेंट जिनको डिविडेंड मिला 12,50,000 फ्रॉम एन इंडियन कंपनी व्हिच वाज डिक्लेयर्ड ऑन एंड क्रेडिटेड डायरेक्टली टू हिज बैंक अकाउंट। डियर फ्रेंड्स, अगर एक नॉन रेसिडेंट को डायरेक्टली आप उनके बैंक अकाउंट विदेश में भी पैसा डिविडेंड का जमा कर दें तो भी सेक्शन 914 के हिसाब से इंडियन कंपनी का जो डिविडेंड है वो डीम्ड टू अकर इन इंडिया होगा, डीम्ड टू अकर अराइज इन इंडिया होगा, इसलिए वो इंडिया में टैक्सेबल होगा। तो 1250 आपका इंडिया में टैक्सेबल होगा। और साहब डिविडेंड पे जो अगर आप लोन लेके इन्वेस्ट करते हो उस पे इंटरेस्ट पे करते हो, उसका 20% रिडक्शन सिर्फ रेसिडेंट को मिलता है, नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलता। तो इसलिए पूरा 1250 टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ आई। ये जो 15,000 रुपए का जो, अच्छा इसलिए ये पूरा 1250 टैक्सेबल हो जाएगा। और इनकी 15,000 रुपए का इंटरेस्ट है सेविंग्स बैंक अकाउंट का, ये भी टैक्सेबल होगा। पर साहब सेविंग्स बैंक अकाउंट में 80 टीडीए 10,000 का डिडक्शन दे देता है, तो 12,50,000 प्लस 10,000 के डिडक्शन के बाद 5,000, तो मिस्टर सुहान का जो टैक्सेबल इनकम इन इंडिया आएगा वो आएगा 12,55,000। अच्छा, एन इंडिविजुअल पेड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम। डियर फ्रेंड्स, एटीसी आपको डिफॉल्ट रिजीम में नहीं मिलता, चूंकि ये डिफॉल्ट रिजीम में एटीसी नहीं मिलेगा। मिस्टर अर्पित एन एम्प्लॉय ऑफ एमएनओ जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया 1,61,280 रुपए टुवर्ड्स एनपीएस, और इतना ही पैसा एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया। बेसिक सैलरी 80,000 रुपए पर मंथ, डीए 40% जो कि फॉर्म करती है फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इन्होंने 55,000 पे किया टुवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम, तो एटीसी मिल जाएगा। और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 35,000 रुपए फॉर हर मदर, तो 35,000 का एटीडी मिल जाएगा। भले ये क्रॉस चेक है क्योंकि बाय अमाउंट अदर देन कैश होना चाहिए। आपसे पूछा गया है इनको चैप्टर 6 का डिडक्शन कितना मिलेगा, ये ऑप्शनल रिजीम में है। डियर फ्रेंड्स, एटीसी मिल गया, एटीसी कितना मिला, पूरा 55,000 ले लो। एटीडी मिल गया 35,000 ले लो। सवाल बनता है सर एनपीएस के कंट्रीब्यूशन का कितना होगा। एनपीएस का कंट्रीब्यूशन आपको साहब 3 अलग अलग प्रोविजंस हैं, एक है एटीसीसीडी1, एटीसीसीडी1बी और एटीसीसीडी2। एटीसीसीडी2 जो है साहब वो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए डिडक्शन देता है, और ये किसी भी तरह के 1.5 लाख की सीलिंग में नहीं आता। तो आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है साहब वो कंट्रीब्यूशन कितना है, 1,61,200 रुपए। सैलरी का मतलब बेसिक पे प्लस डीए टू द एक्सटेंट फॉर्मिंग पार्ट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, और बेसिक पे 80,000 है। डीए जो आपका रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कंट्रीब्यूट होता है, जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है वो 40% ऑफ बेसिक सैलरी है जो कि 32,000 रुपए है। तो आपका सैलरी प्लस ये बन गया 1/12 इंटू 12, तो जो सैलरी बनती है वो बनती है 13,44,000 रुपए। और इसका 10% आपको मैक्सिमम एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलेगा, मतलब 1,34,400 रुपए। जहां तक एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का सवाल है तो एटीसीसीडी1 और एटीसीसीडी1 भी, एटीसीसीडी1 10% ऑफ सैलरी तक है साहब, तो 1,34,400। बट याद करें एटीसीसीडी1 में जो कंबाइंड डिडक्शन है वो 1.5 लाख है एज पर सेक्शन एटीसीसीई। तो चूंकि ये मिला के आपको सिर्फ 1.5 लाख मिलेगा,
तो सर एक बात बताओ, तो इसका मतलब ये तो सिर्फ मुझे 95,000 ही मिला, तो मैंने तो कंट्रीब्यूट किया था 161 समथिंग, तो जो बाकी पैसा बच गया 50,000 तक आपको 80 सीसीडी 1 भी मिल जाएगा जो 1.5 लाख के लिमिट के बाहर होता है। तो आप 50 और ले लो, एम्प्लॉयर के लिए 134 ले लो, 80D ले लो, तो टोटल मिला 369,400। मिस्टर कृष्णा रेजिडेंट इंडियन 61 ईयर्स के जो सेविंग्स अकाउंट मेंटेन करते हैं कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक में। साहब क्योंकि आप 61 ईयर्स के हैं तो आपको 80 TTB मिलेगा, न कि 80 TTA मिलेगा। 80 TTB क्या कहता है? रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, 50,000 रुपए तक का डिडक्शन ऑन एनी डिपॉजिट इंटरेस्ट, चाहे वो डिपॉजिट आपने किया हो बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो, FD हो, रिकरिंग हो, कुछ भी हो। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, कृष्णा को साहब 20,000 रुपए मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, 20,000 रुपए मिल रहा है कहां से? कोऑपरेटिव बैंक से। तो इस पे 80 TTB मिल जाएगा। हाँ सर, 20,000 रुपए। अच्छा, इनको जो साहब 25,000 रुपए मिल रहा है और 10,000 मिल रहा है, मतलब 35,000 रुपए मिल रहा है कहां से? NBFC से। 35,000 रुपए मिल रहा है NBFC से। क्या NBFC में डिपॉजिट 80 TTB अलाउ करता है? नहीं सर, बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में, पोस्ट ऑफिस में NBFC अलाउड नहीं है, तो सिर्फ 20,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। तो टोटल डिडक्शन 20,000। मान लीजिए साहब ये NBFC नहीं होता, कोई पोस्ट ऑफिस होता तो 35,000 रुपए मिल जाता, तो ये तो 55 बन गया, बट मैक्सिमम 50 होता तो 50,000 का आपको डिडक्शन मिल जाता। बट चूंकि ये NBFC है, हेंस इट इज नॉट अलाउड। अच्छा, आगे आते हैं। एडवांस टैक्स TDS TCS। मिस्टर झा, एन एम्प्लॉय ऑफ FX लिमिटेड, अटेन 60 इयर्स एट द एज ऑफ। अच्छा, तो ये 60 इयर्स के हो गए, एक रेजिडेंट है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, और इनकी सैलरी है साहब 5 लाख रुपए ड्यूरिंग द ईयर। इनको 7 लाख रुपए अर्न करते हैं फ्रॉम लॉटरी। व्हाट वुड बी हिज एडवांस टैक्स लायबिलिटी इफ ऑल TDS हैज बीन ड्यूली डिडक्टेड? डियर फ्रेंड्स, अगर आप एक रेजिडेंट हैं और अगर आपके पास सिर्फ पैसिव इनकम मतलब PGBP इनकम नहीं है, तो आपको एडवांस टैक्स नहीं पे करना होता। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक रेजिडेंट है, 60 इयर्स के एज के हैं, और इनकी PGBP इनकम नहीं है। लॉटरी इनकम अदर सोर्स की इनकम होती है, सैलरी इनकम सैलरी हेड की इनकम होती है, तो चूंकि PGBP हेड की इनकम नहीं है, इसलिए एडवांस टैक्स लायबिलिटी होगी। अच्छा, दूसरा, इंटीरियर डेकोरेशन 44 ADA या 44 AD, ये एक बार में अपना एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं 15 मार्च तक। ठीक बात है। मिस्टर पी, प्रोफेशनल हु इज रिस्पॉन्सिबल, जो कि 2 लाख रुपए का रेंट पे करने वाले हैं हर्षित को एज अ रेसिडेंट, मतलब रेसिडेंट है वो, फॉर द मंथ ऑफ फेब। ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ मिस्टर पी। डियर फ्रेंड्स, TDS ऑन रेंट दो सेक्शन में होता है, या तो 194I में होता है, वो तब होता है जब अग्रीगेट पूरे साल का रेंट 240 से ज्यादा हो। यहाँ पे सिर्फ फेब का रेंट है साहब 2 लाख रुपए, बाकी आपको डिटेल्स नहीं है, तो हम ये मानेंगे पूरे साल का रेंट ही 2 लाख रुपए। सर ऐसा कैसे मान लोगे? तो आप ये मानोगे कि पर मंथ का रेंट 2 लाख है, पर मंथ लिखा तो होना चाहिए ना, चूंकि पर मंथ कहीं नहीं लिखा, इसलिए हम ये मानेंगे पूरे साल का जो अग्रीगेट रेंट है दैट इज 2 लाख, और चूंकि वो 240 से एक्सीड नहीं कर रहा है, इसलिए 194I का TDS नहीं बनेगा। अच्छा, 194IB का TDS बन जाएगा क्या? 194IB के TDS के लिए मंथली रेंट 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। सर यहाँ तो 2 लाख है, तो यहाँ पे 194IB का TDS लगा दो, पर 194IB का TDS उस अससी को नहीं करना जिसकी इनकम है, जिसकी टर्नओवर है फ्रॉम बिजनेस 1 करोड़ से ज्यादा, या ग्रॉस रिसिप्ट प्रोफेशन से 50 लाख से ज्यादा। ठीक बात, उसको नहीं करना। तो अगर आप देखेंगे तो मिस्टर पी एक प्रोफेशनल है, और इनका जो टर्न ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम प्रोफेशन वो कितना है साहब? 55 लाख है। इसलिए इनको जो है साहब वो 194IB का TDS नहीं करना। 194I इसलिए नहीं करना बिकॉज 240 का लिमिट है, और 194IB इसलिए नहीं करना क्योंकि इनका ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम प्रोफेशन अप टू 50 लाख नहीं है, उससे ज्यादा है, इसलिए साहब इसमें कोई भी TDS नहीं होगा। अच्छा, मिस्टर पी एक एम्प्लॉय है साहब जो 5/11/20 को एम्प्लॉय हुए थे, और इन्होंने जॉब छोड़ दी और एक पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। डियर, अगर आप कंटिन्यूस 5 साल की सर्विस दे देते हैं तो PF विड्रॉल एग्जेम्प्ट होता है, बट यहाँ पे कंटिन्यूस 5 साल की सर्विस देने से पहले आपने विड्रॉ कर लिया, 50,000 से ज्यादा है, तो 10% का TDS 192 में A में कट जाएगा, तो 5500 का TDS। अच्छा, मिस्टर राज एक नॉन रेसिडेंट है जो कि रिटायर हो चुके हैं, जिनका रेंटल इनकम है 40,000 रुपए पर मंथ फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दिल्ली, जो कनाडा में रहते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई भी इनकम नहीं है, क्या उनको एडवांस टैक्स पे करना है? तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि प्रॉपर्टी इंडिया में है तो ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। 40,000 × 12 -30%। PG हाउस प्रॉपर्टी इनकम है साहब मिस्टर
राज की वो है 3,36,000 रुपए। और अगर आप डिफॉल्ट रिजीम में ये टैक्स लायबिलिटी निकालोगे तो 3 लाख माइनस कर दो 5% प्लस 4%, तो टैक्स बनता है 1,870 रुपए। बट सर 87A का रिबेट भी तो होगा? नहीं साहब, नॉन रेसिडेंट को वो रिबेट नहीं है, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी 1,870 रुपए है और जो 10,000 से ज्यादा नहीं है, इसलिए उनको अपना एडवांस टैक्स नहीं पे करना। अच्छा तो ध्यान दीजिएगा 10,000। तो साहब ये रीजन नंबर बी है, रीजन नंबर सी इसलिए नहीं है क्योंकि रीजन नंबर सी जो होता है डियर वो सिर्फ रेसिडेंट के लिए होता है, चूंकि मिस्टर विशाल राज इज नॉन रेसिडेंट, हेंस दिस रीजन नंबर सी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हिम। तो 5 का आंसर हो जाएगा, सॉरी 5 का आंसर हो जाएगा अच्छा बी, हाँ बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर निहार मेंटेन्स अ सेविंग्स अकाउंट एंड अ करंट अकाउंट इन मेरा बैंक। तो ध्यान दीजिएगा साहब, जो टोटल विड्रॉल है सेविंग्स और करंट मिला के वो 160 है। 1 करोड़ से ऊपर 20% मतलब 60 लाख का, मतलब सॉरी 2% बेसिकली, तो 60 लाख का 2% बोल तो 1,20,000 का टीडीएस कटेगा, चूंकि ये रेगुलर फाइलर और वाईटीआर इसलिए 1 करोड़ से ऊपर का 2%, तो टीडीएस 1,20। अच्छा तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? आगे आते हैं, मिस्टर एक्स रेसिडेंट इज ड्यू टू रिसीव 6 लाख रुपए ऑन 31/3/25 टुवर्ड्स मैच्योरिटी प्रोसीड ऑफ एलआईसी। डियर याद करें, एलआईसी की मैच्योरिटी प्रोसीड 10(10)D में एग्जेम्प्ट हो जाती है, उस केस में कोई टीडीएस नहीं। अगर लेट से जो आप एनुअल प्रीमियम पे कर रहे हैं वो अगर 10% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम रिसीव्ड से ज्यादा है तो उस केस में 10(10)D का एग्जेम्पशन नहीं मिलता। कुछ और भी केसेस होते हैं जहां एग्जेम्पशन नहीं मिलता, बट वो केसेस फिलहाल इस एमसीक्यू के लिए रेलेवेंट नहीं है, तो उन चीजों पे नहीं जाते। अच्छा तो आप अपना 6 लाख रुपए रिसीव करने वाले हैं, जो पॉलिसी आपने ली थी 1/4/21 को, जिसके लिए सम एश्योर्ड था 5 लाख और एनुअल प्रीमियम है 1.5 लाख। तो साहब एनुअल प्रीमियम टू सम एश्योर्ड का जो रेशियो है वो 30% है, इसलिए इस पे 10(10)D का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो इस पे जो सम आपका जो इनकम आएगा उस पर 194DA का टीडीएस करना पड़ेगा बाय द पेयर, इसलिए यहाँ पे मिस्टर एक्स के केस में 10 पर यहाँ पे टीडीएस बन जाएगा 194A। अच्छा मिस्टर जेड के लिए देख लें, इनको 99,000 रुपए मिलना है, पॉलिसी थी 90,000 की, एनुअल प्रीमियम है 10,000, तो अगेन 10 सम एश्योर्ड तो एनुअल प्रीमियम का रेशियो 11% है, तो 10(10)D का एग्जामिशन तो यहाँ भी नहीं मिलेगा। तो अगेन 10(10)D का एग्जामिशन नहीं है, अमाउंट टैक्सेबल है, तो अगर अमाउंट टैक्सेबल है तो 194DA में टीडीएस होगा, बट साहब 194DA में टीडीएस नहीं करना अगर अमाउंट 1 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा, ये साहब 90,000 है, इसलिए 194DA का टीडीएस जेड के केस में नहीं होगा, एक्स के केस में हो जाएगा, जेड के केस में नहीं होगा। अच्छा तो ध्यान दीजिएगा, टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड 2x, हमारा करेक्ट ऑप्शन बी बनता है। आते हैं मिस्टर ए हैज 2 बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। अच्छा आईसीआईसीआई से आपने टोटल विड्रॉल कितना किया है? फ्रॉम 1/4/24 से मिस्टर ए विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट एचडीएफसी। अच्छा एचडीएफसी आईसीआईसीआई से 120 लाख रुपए, एचडीएफसी से 50 लाख रुपए, 50 लाख में नील बन गया और 20 लाख का 2% बोले तो 40,000, तो एचडीएफसी नील हो गया और आईसीआईसीआई 40,000 हो गया, क्योंकि आप रेगुलर फाइलर हो आईटीआर। चलो तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। मिस्टर एक्स पेज फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस। डियर फ्रेंड्स, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज पे नॉर्मल टीडीएस का रेट है 10% अंडर सेक्शन 194J, बट इफ द पे इज एंगेज्ड ओनली इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर देन द रेट ऑफ टीडीएस इज 2%। अच्छा मिस्टर टी एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडिंग इन इंडिया, जिन्होंने डिविडेंड अर्न किया 45 रुपए फ्रॉम इंडियन कंपनी, जो कि इनको पे किया गया कैश में। डियर 194 में आपको टीडीएस करना पड़ता है डिविडेंड में, अगर इंडिविजुअल रिसिपिएंट है तो उस पर टीडीएस नहीं करना, अगर आपने डिविडेंड पे किया अप टू 5,000 और अगर पे किया बाय मोड अदर देन कैश, अगर ऐसा होता है तब तो ठीक है, बट यहाँ पे आपने कैश मोड में पे किया इसलिए डिविडेंड करना पड़ेगा 10%। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। अच्छा मिस्टर व्यास 80 इयर्स के रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, 1/10/24 को इन्होंने मैच्योरिटी प्रोसीड रिसीव किया एलआईसी का 3.5 लाख रुपए, इस पॉलिसी को इन्होंने लिया था 3 लाख रुपए का, प्रीमियम था 40,000 रुपए। तो डियर यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रीमियम टू एक्चुअल सम अश्योर्ड का जो रेशियो 10% से ज्यादा है, इसलिए ये अमाउंट टैक्सेबल होगा। हिज अदर इनकम कंप्राइजेस पेंशन 85,000। डियर ये 85,000 टोटल है, पर मंथ नहीं है। अच्छा तो साहब अगर आप डिफॉल्ट रिजीम में है तो 85,000 में से 75,000 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो पेंशन इनकम 10,000 रुपए आपकी टैक्सेबल है। अच्छा मिस्टर व्यास ने एक डिक्लेरेशन दिया 15H में फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस बाय इंश्योरेंस कंपनी स्टेटिंग दैट हिज नेट टैक्स लायबिलिटी इज निल। डियर फ्रेंड्स, जो एक सीनियर सिटीजन है वो 15H में एक
डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि साहब मेरा ना टीडीएस न किया जाए कुछ खास प्रकार की इनकम पे, इंक्लूडिंग 194 डीए, मतलब इंश्योरेंस कंपनी टीडीएस ना करे यदि इनकी टैक्स लायबिलिटी निल होती है। तो साहब अगर आप देखेंगे तो इंश्योरेंस पॉलिसी से आपको मिल रहा है 3.5 लाख पर, 3.5 लाख तो आपको ग्रॉस मिल रहा है। इनकम कितनी है? इनकम है सर, मैं हर महीने हर साल 40,000 का प्रीमियम भी तो दे रहा हूँ। और मैंने ये पॉलिसी कब ली थी? पॉलिसी ली थी साहब आपने 2016 में। तो 2016, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 8 साल तक आपने प्रीमियम दिया, मतलब 3,20,000 रुपए, और मिला साहब कितना? सिर्फ 3.5 लाख। मतलब इनकम है सिर्फ 30,000 प्लस 10,000, तो इनकम साहब सिर्फ 45,000 रुपीज है, मतलब 40,000 रुपीज है। 30 प्लस 10 तो 40,000 की इनकम पे टैक्स बनता है निल। तो साहब 194G आपका वैलिड है, 194H आपका वैलिड है, और यहाँ पे कोई टीडीएस नहीं करना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मिस्टर राम acquired हाउस प्रॉपर्टी at चेन्नई फ्रॉम मिस्टर सत्यम रेसिडेंट फॉर 85 लाख रुपए। तो साहब 194 आईए के हिसाब से आपको 85 लाख का 1% टीडीएस करना पड़ेगा। अच्छा, ऑन सेम डे ही मेड टू सेपरेट ट्रांजेक्शन, इन्होंने एक अर्बन प्लॉट अक्वायर किया ग्वालियर में 50 लाख रुपए। अगर साहब एक्विजिशन प्राइस या एसडीवी अगर दोनों 50 लाख से कम हो तो टीडीएस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये 50 लाख है तो अगेन यहाँ पे टीडीएस होगा, और रूरल एग्रीकल्चर रूरल लैंड पे टीडीएस नहीं होगा। तो 85 पे टीडीएस होगा और 50 पे टीडीएस होगा। अच्छा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। अच्छा, मिस्टर एक्स रेसिडेंट विंस 10,000 इन लॉटरी। 194 बी कहता है साहब लॉटरी का अगर पूरे साल का एग्रीगेट अमाउंट 10,000 को क्रॉस करेगा तो ही टीडीएस, क्योंकि एग्जैक्टली 10,000 है तो कोई टीडीएस। द बेनिफिट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स वन इंस्टॉलमेंट में 44 एडी और एडीए में मिलता है। एक फर्म है साहब जो सैलरी पे करती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करती है अपने रेजिडेंट पार्टनर्स को, सैलरी और इंटरेस्ट विद इन 40 का लिमिट है। तो साहब सैलरी पे आपको किसी भी तरीके का टीडीएस फिलहाल नहीं करना पड़ता, आगे कुछ सेक्शंस हैं। इंटरेस्ट पे 194 ए जो है वो मना कर देता है टीडीएस करने, तो कोई टीडीएस नहीं करना इधर ऑन सैलरी और इंटरेस्ट। हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए डी। अच्छा, आगे आते हैं प्रोविजन फॉर फाइलिंग आईटीआर एंड सेल्फ असेसमेंट। अरुण ग्रॉस टोटल इनकम 245, ये तो साहब इनका पीपीएफ, तो ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा नहीं है, इनको अपना आईटीआर फाइल नहीं करना, बट चूंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा पे करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की वजह से आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी। कहते हैं किन किन ट्रांजेक्शन में पैन चाहिए? सेविंग्स अकाउंट अगर आप ओपन करते हो बैंक में, पैन इज नॉट रिक्वायर्ड। क्रेडिट कार्ड के लिए पैन चाहिए होता है। म्यूचुअल फंड 50,000 से ज्यादा अगर आप लेते हो तो पैन चाहिए। अगर आप 1 लाख से ज्यादा 50,000 से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हो यूनिट पैन। अगर आप एफडी परचेस करते हो एक बार में 50,000 से ज्यादा या एग्रीगेट 5 लाख से ज्यादा तो पैन चाहिए, चूंकि 30,000 और 3.5 लाख इसलिए पैन नहीं चाहिए। अच्छा डियर, जो सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी है ये 60,000 रुपए, यहाँ पे आपको पैन चाहिए होता है। सेल और परचेज ऑफ शेयर्स इन अनलिस्टेड कंपनी अगर वो 1 लाख से ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपए, इसलिए यहाँ भी पैन नहीं चाहिए, मैंने गलत लिख दिया, तो यहाँ भी हमें पैन नहीं चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया 2 और 4। अच्छा, इसको ना फॉरेन कंपनी एंड नॉन रेसिडेंट इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ लाइट ट्यूब लाइट्स इन इंडिया, प्रिंसिपल ऑफिसर अप्रोच। याद करें फॉरेन कंपनी या फिर नॉन रेसिडेंट कंपनी के लिए कौन सा पर्सन आईटीआर वेरीफाई करता है? एमडी ऑफ द कंपनी या एनी पर्सन हु होल्ड्स अ वैलिड पावर ऑफ अटर्नी। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? एमडी और पावर ऑफ अटॉर्नी, तो उसका 1 और 3। अच्छा, सी का आंसर क्या होगा? सी। मिस्टर कुमार एज 62 इयर्स, इज आरओआर, इज अ रिटायर्ड एम्प्लॉय, एज अ मंथली पेंशन ऑफ 22,000। इनके पास और कोई इनकम नहीं है। इनकी एक हाउस प्रॉपर्टी है बठिंडा में, जहाँ पे इनके सन जहाँ और इनका एक सन है जो रहता है लंदन में, जहाँ पे उसके पास एक घर है। इनके सन का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनकी मौत हो गई, और जो इनका लंदन वाला घर है वो मिस्टर कुमार के नाम पे ट्रांसफर हो गया। आपसे पूछा गया है कि क्या मिस्टर कुमार को अपना आईटीआर फाइल करना है? डियर, अगर आप इनकम की लिमिट देखोगे तो 22,000 रुपए है, तो 22,000 इंटू 12 वो तो, और माइनस कर दें 75,000 रुपए बेसिक एग्जामिशन लिमिट, मतलब नॉट बेसिक, मतलब 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो इसकी वजह से तो आईटीआर फाइल नहीं करना। बट चूंकि मिस्टर कुमार के पास एक फॉरेन प्रॉपर्टी, एक फॉरेन एसेट है, तो फॉरेन एसेट होने की वजह से इनको अपना आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। हाँ, so he is mandatory required to file his return as he is a resident and ordinary resident and as a asset located outside. हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया।
Mr. Dinesh, a resident, has a gross total income of 2 Ts comprising interest on savings account, rental income. इन्होंने 2 लाख रुपए एक्सपेंडिचर इनकर किया। डियर, ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है और जो फॉरेन ट्रेवल का एक्सपेंस है वो 2 लाख से ज्यादा नहीं है, एग्जैक्टली 2 लाख, इसलिए इनको अपना ITR फाइल नहीं करना। अच्छा, मिस्टर पवन इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रोस्टिंग एंड ग्राइंडिंग कॉफी बीन्स, जहां पे जो टोटल इनकम है साहब वो 4.5 लाख रुपए है। तो 4.5 लाख रुपए की इनकम है तो आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, आपको अपना ITR फाइल करना। अगर आप अपना ITR फाइल नहीं करते तो 234F की फीस बनेगी 5,000 रुपए तक। अगर टोटल इनकम 5 लाख तक है तो 1,000 रुपए, तो आपकी फीस बन जाएगी नॉट एक्सीडिंग 1,000। अच्छा, अब इसका एक ऑल्टरनेट व्यू भी है साहब, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ड्राफ्टिंग मिस्टेक है, एग्जाम में ऐसे मिस्टेक नहीं होती। अभी जो 4.5 लाख रुपए, अब ये नहीं पता कि 4.5 लाख रुपए, क्योंकि कॉफी के केस में सिर्फ 40% टैक्सेबल पोर्शन होता है, तो ये 4.5 लाख रुपए टैक्सेबल पोर्शन है या टोटल इनकम है, तो मैंने इसको टैक्सेबल पोर्शन माना 4.5 लाख। अब लेट्स से अगर कुछ बच्चे इसको टोटल इनकम मानते हैं तो टैक्सेबल पोर्शन कितना होगा इसका, सिर्फ और सिर्फ 180, जो कि बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, उस केस में ITR ही फाइल नहीं करना। ठीक बात है, तो उस केस में आंसर बदल जाएगा। बट साहब चूंकि यहाँ क्वेश्चन में ड्राफ्टिंग मिस्टेक है, एग्जाम में ऐसी गलती नहीं होती है। ठीक बात है, अगर ऐसी गलती इंस्टीट्यूट अगर एग्जाम में करेगा तो उस वाले MCQ में हर बच्चे को मार्क्स देगा, उसका ऑप्शन सही भी हो चाहे गलत भी हो। जिस बच्चे ने भी उसके ऑप्शन को टिक किया होगा उसको वो मार्क मिल जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ऑप्शन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। चलिए, मिस्टर जेडा सैलरीड एम्प्लॉय हैज अ टोटल इनकम ऑफ 8 लाख। इन्होंने अपना ITR फर्निश किया 28 अगस्त 2025 को। सैलरी एम्प्लॉय को 31 जुलाई तक ITR फाइल करना था। 5 लाख से ज्यादा इनकम है तो 5,000 रुपए तक की पेनल्टी बन जाएगी। अच्छा, तो 7 का आंसर हो गया अभी। मिस्टर एक्स इज अ वर्किंग पार्टनर। डियर फ्रेंड्स, अगर आप किसी ऐसी पार्टनरशिप फर्म के वर्किंग पार्टनर चाहे नॉन वर्किंग पार्टनर हो जिनका टैक्स ऑडिट होना है, तो पार्टनरशिप फर्म का टैक्स ऑडिट होगा, ड्यू डेट है 31 अक्टूबर, और उसके हर प्रकार के पार्टनर वेदर वर्किंग और नॉन वर्किंग, उनका भी ड्यू डेट 31 अक्टूबर ही है। अच्छा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। कौन कौन से रिटर्न रिवाइज किए जा सकते हैं 139.5 में? डियर, 139.5 कहता है कि जो ITR 139.1 या 139.4 में फाइल किए जाते हैं वो रिवाइज किए जा सकते हैं। 139.3 कहता है कि जो आप ITR 139.3 में फाइल करते हो ये माना जाता है कि वो 139.1 का ITR है, तो इसका मतलब 139.1, 3 और 4 तीनों ITR रिवाइज हो सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, ये भी, तो सारे ही हो सकते हैं। तो 9 का आंसर हो गया डी। अच्छा, इंडिविजुअल क्लाइंट हैज कंसल्टेड यू इन अ मैटर ऑफ पैन के लिए। अच्छा, वो अपना बिजनेस कर रहे थे, इनका टर्नओवर 3 लाख है। डियर, अगर टर्नओवर 5 लाख या इससे ज्यादा होता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, तो एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन हुज टोटल सेल्ड टर्नओवर लाइकली टू एक्सीड 5 लाख शैल अप्लाई फॉर पैन। तो 5 लाख का लिमिट है साहब पैन के लिए। अच्छा, मिस्टर बंधु 37 ईयर्स की, ये आपको डेटा देते हैं, टेक्सटाइल बिजनेस इनकम है, चाहते क्या हो साहब? अंडर ऑप्शनल रिजीम व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी? नेट टैक्स पेएबल रिफंडेबल। टेक्सटाइल बिजनेस का इनकम है 22 लाख रुपए। स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस टेक्सटाइल बिजनेस इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेना। टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस सेट ऑफ हो जाएगा, 2 लाख PGBP मतलब क्लबिंग हो जाएगी, 17 प्लस 19, तो PGBP की इनकम 19 लाख रुपए, ध्यान दीजिएगा 19 लाख रुपए, और डिडक्शन 3 लाख, तो आपका जो इनकम बन गया वो 16 लाख है। 16 लाख में टैक्स लायबिलिटी ऑप्शनल रिजीम में 6 लाख इंटू 0.3 प्लस 1 12 500 प्लस 4%, ये बनता है 3,04,200, जिसमें से ऑलरेडी TDS और TCS और एडवांस टैक्स के नाम का आपने जो है साहब वो 280 पे कर दिया, तो आपका टैक्स पेएबल है 24,200 रुपए। अच्छा, आगे आते हैं। मिस्टर राज 32 ईयर्स के, आपको ये डेटा देते हैं, ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम बैंकिंग चैनल 70 लाख रुपए, तो साहब इसका 6% ले लो, तो 70 लाख का 6% कितना हुआ? अच्छा, 4,20,000 रुपए। तो ये आपका स्लैब रेट पे टैक्स होगा, क्योंकि ये तो आपके स्पेशल रेट पे टैक्स होने वाले हैं। कौन सा स्लैब है साहब? ऑप्शनल रीजन, तो 420 माइनस 2.5 लाख इंटू 5%, तो ये टैक्स हो जाएगा इसका 8500 रुपए। अच्छा, 112 ये 5 लाख रुपए ट्रांसफर हुआ 23/9/24 को, तो इसका मतलब 12.5%, 125 से ऊपर 5 लाख माइनस 125 इंटू 12.5%, तो ये बनता है साहब 46,875। अच्छा, स्लैब रेट वाला था 8500 रुपए। कैप गेन 111A 20%, तो बनता है 60,000 रुपए, और हॉर्स रेस ग्रॉस 30 बेसिस मतलब 30%, 30,000, तो टैक्स लायबिलिटी बनती है डियर आफ्टर एडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 151,190।
मैंने साहब ये पूरा कैलकुलेशन पहले करके रखा हुआ है ताकि आपका ज्यादा टाइम ना लगे, आप ना स्क्रीन को पॉज करके भी देख सकते हो। अच्छा, मिस्टर उत्तम ने आपको ये डिटेल्स दी हैं। टैक्स लायबिलिटी एज पर रेगुलर प्रोविजन 15 लाख, मैट के हिसाब से 12 लाख। चूंकि टैक्स लायबिलिटी रेगुलर प्रोविजन के हिसाब से ज्यादा है तो रेगुलर प्रोविजन वाला टैक्स पे करना पड़ेगा, बट चूंकि मैट से रेगुलर प्रोविजन वाला टैक्स ज्यादा है साथ, तो जितना ज्यादा 3 लाख रुपए है इसको आप मैट ईएमटी क्रेडिट यूज करके सेट ऑफ कर सकते हो। तो आपका जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सेटिंग ईएमटी क्रेडिट होगा वो 12 लाख रुपए हो जाएगा। चलो, अगर आपके पास ईएमटी क्रेडिट है तो आप उसको 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर लेना। आगे आते हैं साहब, तो ये थे बीयूएस पोर्टल के एमसीक्यूज। अब सारे एमसीक्यूज जो आपके हैं आरटीपी, एमटीपी और जो इंस्टीट्यूट ने आपको 8 और एमटीपी दिए थे उसके एमसीक्यूज जो नॉन रिपीटेटिव है, इसमें से कुछ एमसीक्यू ऐसे भी थे जो बीयूएस पोर्टल वाले थे तो हमने उसको हटा दिया कि आपका टाइम पास क्यों करना। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर 24-25 अर्जुन ने साहब ट्रांसफर किया है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 8 लाख 8 करोड़, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 6 करोड़, तो आपका जो एलटीसीजी बनता है वो बनता है 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर डेट। अच्छा, और ज्वेलरी ट्रांसफर किया है 3 करोड़ जिसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 1 करोड़, तो ज्वेलरी आपने जो ट्रांसफर किया उसमें जो एलटीसीजी वो 1 करोड़। अच्छा, ध्यान दीजिएगा साहब, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को जो आप ट्रांसफर करते हैं तो अगर आप दूसरा रेजिडेंशियल हाउस परचेज करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपको सेक्शन 54 में उसका डिडक्शन मिल जाता है। और ज्वेलरी के लिए अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी में पैसा लगाना है तो आप 54F में उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो आपके पास जो टोटल जो आपके पास जो कैप गेन आया है साहब वो कितना आया है। अच्छा, ज्वेलरी को ट्रांसफर करने में 2 लाख का कॉस्ट आया है आपको, तो ज्वेलरी के केस में जो एलटीसीजी है वो 98 लाख है और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के केस में 2 करोड़ है। तो टोटल एलटीसीजी इज हाउ मच, 2 करोड़ 98 लाख। और आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो कब किया, ध्यान दीजिएगा, एक घर आपने खरीदा था 1 करोड़ का 1/4/2023 को, क्योंकि साहब ये घर आपने 1 साल पहले खरीदा था फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, इसलिए इस घर का डिडक्शन अलाउड नहीं है। हाँ, 28/2/25 को आपने डिपॉजिट किया 3 करोड़ इन कैप गेन अकाउंट स्कीम और उसको विड्रॉ कर लिया, तो साहब आपने अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर आपने कितना 3 करोड़ रुपए लगाया। तो 3 करोड़ रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया और अक्वायर किया आपने हाउस प्रॉपर्टी, मतलब 3 करोड़ रुपए आपने विड्रॉ करके आपने जो घर खरीदा वो सिर्फ 2.5 करोड़ का खरीदा, मुद्दे वाली बात है, घर सिर्फ 2.5 करोड़ का खरीदा, तो 2 करोड़ रुपए पूरा 54 का आपको डिडक्शन मिल गया 2 करोड़ रुपए। और 54F में आपके पास गेन है 98 लाख, आपने इन्वेस्ट किया सिर्फ 50 लाख, तो आपको इन्वेस्ट का आपको प्रोपोर्शनल डिडक्शन कितना मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट है 50 लाख रुपए, जो आपको मिला था नेट कंसिडरेशन वो था 298 और जो एलटीसीजी है वो 98, तो प्रोपोर्शनल डिडक्शन साहब आपका 1644 295, तो आपका जो टैक्सेबल एलटीसीजी होगा वो होगा 815575। अच्छा, आगे आते हैं, while deciding the liability of an individual to make TDS on fees for professional service which of the following is immaterial। 194J fees for professional service amount paid relevant है साहब 30,000 रुपीज, टर्नओवर ऑफ इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर इज रेलेवेंट है, अमाउंट भी रेलेवेंट है, हाँ जिस साल आप फीस पे कर रहे हैं उस साल का टर्नओवर रेलेवेंट है। अच्छा, मिस रिधिमा इज एन इंटीरियर डेकोरेटर, हैज अ प्रोफेशनल रिसिप्ट ऑफ 25,60,000 रुपए, इन्होंने 1,25 का डिविडेंड और 4,65 का इंटरेस्ट ऑन एफडी अर्न किया है, इन्होंने 13 लाख रुपए अपने प्रोफेशन में इंकर किया और 30,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन किया। What would be the total income assuming she wishes to make maximum tax without getting books audited। तो डियर, अगर आप अपने बुक्स का ऑडिट नहीं चाहते तो आपको अपने प्रोफेशनल इनकम का जो है ये 44 ADA के हिसाब से 50% इसका रिसिप्ट को एज अ प्रॉफिट शो पीजीबी इनकम शो करना पड़ेगा, मतलब 12C और प्रोफेशंस और अच्छा इंटरेस्ट ऑन लोन है 30,000 रुपीज, डिविडेंड आपको मिला कितना 1,25, तो उसका मैक्सिमम 25%, तो डिविडेंड 1 लाख रुपए हो गया और एफडी इंटरेस्ट 465 हो गया, तो 12C प्लस 1 लाख प्लस 465 बोले तो 1845 बनता है साहब। अच्छा, आपका जो टोटल इनकम वो 1845। अच्छा, आगे आते हैं, अर्जुन ग्रॉस टोटल इनकम इज 245, इन्होंने डिपॉजिट किया, ध्यान दीजिएगा सिर्फ 245 है, पीपीएफ में डिपॉजिट किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा पे कर रहे हो, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल आईटीआर। सब ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है बेसिकली। अच्छा, अगली बार इसको उड़ा देंगे। रोशनी लिमिटेड हैज 2 यूनिट्स, 1 इन डीटीडब्ल्यू, ऐसा सेम क्वेश्चन हमने आपके साथ किया, बस फिगर अलग है, बाकी क्वेश्चन सेम है जो हमने आपके साथ पहले देखा था। आगे आते हैं, व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ सविता अ रेसिडेंट हु अटेन्ड एज ऑफ 60 इयर्स। अच्छा, टोटल इनकम है 725 और ये डिफॉल्ट रिजीम में टैक्स पे कर रही हैं। डियर याद करिए, यहाँ पे आपको मार्जिनल रिबेट मिल सकता है, हमें देखना पड़ेगा। तो टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी, टोटल इनकम 725, टैक्स डिफॉल्ट रिजीम के हिसाब से पहले 3 लाख नील, 3 से लेके 7 लाख 5% बोले तो 20,000, 7 लाख से लेके 725 10% बोले तो 2,500, मतलब 22,500। अच्छा, रिबेट अंडर सेक्शन 87E के लिए देखना पड़ेगा, टैक्स ऑन टोटल इनकम वो है साहब 22,500 और टोटल इनकम माइनस 7 लाख वो 25,000 रुपए। तो साहब यहाँ पे
जो आपका टैक्स है वो जितना बढ़ रहा है और 7 लाख के ऊपर जो इनकम आपकी बढ़ रही है वो ज्यादा है, इसलिए कोई रिबेट नहीं मिलेगा, इसलिए आपका टैक्स पेबल हो जाएगा 23,400। अच्छा आगे आते हैं। मिसेस दीपिका वाइफ ऑफ संतोष स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट ऑन 15/7/24। तो साहब फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, चूंकि नया बिजनेस है तो 15/7/24 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया इन्होंने आउट ऑफ गिफ्ट और 4 लाख रुपए खुद की सेविंग से भी, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 9 लाख, जिसमें से 5 लाख रुपए हस्बैंड की है तो हस्बैंड के हैंड में क्लब हो जाएगा 9 लाख रुपए में से, संतोष के हैंड में 5 लाख और दीपिका के हैंड में 4 लाख रुपए। अच्छा संतोष, तो करेक्ट ऑप्शन बी बनता है। मिस्टर एक्स 47 ईयर्स की सैलरी है साहब 725, एग्रीकल्चरल इनकम है 1 लाख। तो साहब यहाँ पार्शियल इंटीग्रेशन होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको निकालना है टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चरल प्लस एग्रीकल्चरल इनकम। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है 725 और एग्रीकल्चरल इनकम है 1 लाख, मतलब 825 पर टैक्स कितना बनता है 325 इंटू 0.2 प्लस 12,500, ये बनता है सर 77,500। स्टेप 2 एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेसिक एग्जामिशन लिमिट मतलब 350, मतलब 1 लाख इंटू 5% मतलब 5,000 रुपए। तो आपका ए माइनस टू बी मतलब 72,500 प्लस 4%, तो आपका जो टैक्स पेबल है वो 75,400। अच्छा मिस्टर अर्पण सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर कंप्यूटिंग हिज इनकम, देखेंगे सब। अच्छा कहते हैं साहब कौन कौन से लॉसेस, इनकम फ्रॉम सैलरी 4 लाख किस रिजीम में हुआ आप, कोई रिजीम मेंशन नहीं है डियर, तो हम ये मानेंगे कि आप डिफॉल्ट रिजीम में हैं। तो डिफॉल्ट रिजीम में अगर आप हो तो अच्छा इस केस में साहब ये जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ये आपका लैप्स कर जाएगा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस इस साल की इनकम से भले सेट ऑफ हो सकता था। अब बिजनेस लॉस, अच्छा बैंक एफडी से सेट ऑफ हो जाएगा। तो 4 लाख रुपए की इनकम और 20,000 रुपए का आपका बिजनेस लॉस है जो आप कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। Mr. Rose, an Australian citizen, is employed in the Indian Embassy in Australia. He is a non-resident. He receives salary and allowances in Australia from Government of India. Dear, अगर Government of India किसी इंडियन सिटीजन को कोई सैलरी या अलाउंस पे करती है तो वो इंडिया में डिमोटोकराइज होता है एज पर सेक्शन 913। बट चूंकि ये नॉन रेसिडेंट है, मतलब चूंकि ये नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया है और ये इंडिया के रेसिडेंट भी नहीं है, इसलिए ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। इसलिए ये सारी चीजें इंडिया में टैक्सेबल नहीं। अच्छा He's a non-resident, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। अच्छा आगे आते हैं। मिस्टर अरोड़ा ने कैश विड्रॉ किया है कैनरा बैंक से, रेपको बैंक से और एसबीआई से। टोटल कैनरा बैंक से विड्रॉल है साहब 120 लाख रुपए, 1 करोड़ से ऊपर 20 लाख का 2% 40,000 का टीडीएस। रेपको बैंक से विड्रॉल है 105 लाख रुपए, 5 लाख का 2% 10,000 का टीडीएस। एसबीआई से विड्रॉल है एग्जैक्टली 100 लाख, तो कोई टीडीएस नहीं। तो कैनरा और रेपको को टीडीएस करना पड़ेगा। During the previous year 24-25 Mr. Ranjit has a short term cap gain of 95 lakh। अच्छा LTCG 110 लाख और बिजनेस इनकम 90 लाख। तो साहब टोटल इनकम कितनी है 95 प्लस 100 प्लस 90, ये है 295। डिफॉल्ट रिजीम में सरचार्ज कितना होगा साहब, ये है तो 2 करोड़ से 5 करोड़ मतलब 25% पर ये LTCG और ये LTCG 15%, रिमेनिंग इनकम अप टू 2 करोड़ मतलब 90 लाख, तो इस पे भी 15%, तो सब मिला के 15%। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। तो 12 का आंसर क्या बन जाएगा ए। आगे आते हैं। मिस्टर एस ओन्स 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन चेन्नई। वन इज यूज्ड बाय हिम फॉर हिज फैमिली फॉर रेजिडेंशियल, अनदर इज गिवन ऑन रेंट। अच्छा ही हैज लेट आउट द अदर प्रॉपर्टी फॉर 1/15। इन्होंने 2 लोन लिया था, सिमिलर लोन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 4 लाख रुपए इन्होंने इंटरेस्ट पे किया फॉर ईच ऑफ द प्रॉपर्टी। इनकी और कोई इनकम नहीं है। व्हाट इज द ड्यू डेट अंडर सेक्शन, अच्छा he did not file his ITR, what shall be his income chargeable to tax। डियर जो पहला घर है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इनकम होगी निल। जो दूसरा घर है उसका जो जीएवी है वो कितना है 1,15,000 रुपए इंटू 12 13,80,000 रुपए। एनएवी भी 1380 क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स नहीं है, माइनस 30% और माइनस 4 लाख रुपए का जो आपका लोन है जो आपने पे किया, तो आपका जो इनकम है डियर वो 5,66,000। अच्छा ड्यूरिंग द ईयर 2024-25 मिसेस कलीस, अच्छा एज 65 इयर्स, रिसीव 10,50,000 एज फैमिली पेंशन। इसमें इनको 26,000 रुपए इनकर करना पड़ा टुवर्ड्स डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेसिंग चार्ज। डियर ये ऑप्शनल रिजीम में नहीं है, ये डिफॉल्ट रिजीम में है। तो डिफॉल्ट रिजीम में फैमिली पेंशन का डिडक्शन कितना है 25,000 या 1/3 विच इज लोअर मतलब 25,000। तो 10-50 में 25,000 घटा तो 10-25 टैक्सेबल है, मतलब डी आंसर होगी।
अच्छा डियर, आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी बुक है ये इनकम टैक्स प्रैक्टिस बुक, इसको जरूर से कंसिडर करें। अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ये सब कुछ आपका आईसीआई का क्वेश्चन, पास्ट एग्जाम, पास्ट आरटीपी, एमटीपी और जो एडिशनल 8 एमटीपी दिए सारे क्वेश्चंस इसमें हमने कवर किए हुए हैं। तो डियर, हमने आपके साथ सारे एमसीक्यूज बहुत क्विकली कवर किए। इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सबको बाय बाय।